Hello, 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 hello. Welcome, dear students. We are live now. Okay, okay. Hello. Yes, that's we are welcoming and grateful to coming our live session that where we are study about the moving charge and magnetism, the lecture of physics regarding to air force. Now, I am really much grateful for your effort. Okay, please give your hard work. ओके भाई, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम शुरुआत करने वाले हैं मेरे भाई किसके बारे में। तो आज रहेगा एयरफोर्स का फिजिक्स, मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म, वन शॉट में ही ख़त्म करेंगे, ठीक है भाई। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा पेशेंस रख के पूरा का पूरा लेक्चर को देखना है, ठीक है भाई। क्योंकि बहुत सारे सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे, 2 से 3 सवाल मेरे भाई, 25 क्वेश्चंस, ठीक है। मामूली नहीं है भाई, 25 क्वेश्चंस। और मेरे भाई जिनका अब मैं वही टॉपिक पढ़ाऊँगा ना, ठीक है, वही टॉपिक पढ़ाऊँगा जिसका वेटेज ज़्यादा हो। क्योंकि इसके बाद मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इसके बाद का जो चैप्टर है ना भाई, वो चैप्टर मैं उठाऊँगा मॉडर्न फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या लेके चलूँगा पता हूँ मैं क्या लेके चल रहा हूँ मॉडर्न फिजिक्स में। मैं आपको बता दूँ कि मेरे भाई मॉडर्न फिजिक्स में आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक, पहला। दूसरा मैं आपसे बताऊं कि मेरे भाई एटम्स, ठीक है। और तीसरा मैं आपको बताऊं कि भाई न्यूक्लियाई, ठीक है भाई। पूरा एकदम बेसिक से लेके एकदम मस्त वाला क्लास चलेगा, ठीक है। देन वी आर स्टार्ट राइट नाउ। ओके भाई, चलो बस आपको बस क्या करना है, पेशेंस रखना है। और मेरे भाई थ्योरेटिकल सवाल कैसे आते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन के सवाल मतलब कि न्यूमेरिकल कैसे आते हैं आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है कि थोड़ा सा आपको पेशेंस रख के इस लेक्चर को क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे हम कंप्लीशन पर जाएंगे ना, वैसे ही आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा भाई, ठीक है भाई। चलो आज चलते हैं आज। चलो भाई, फिजिक्स के लेक्चर नंबर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, जो कि हम ख़त्म करने वाले हैं आज। चलो भाई। इसलिए देख भाई, मैंने क्या करा ना कि मैंने ना पीडीएफ बना के रखा है, ठीक है। क्योंकि मुझे इससे क्या पता चलता है भाई कि जो आपका जो टाइमिंग है ना, जो मैं लिखता हूँ उसमें थोड़ा सा बचेगा, ठीक है। चलो आओ, कहने कि भाई मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म एक चैप्टर है बड़ी अच्छा सा, ठीक है। जो हमारे ओवरस्टेड भाई साहब जो भी साइंटिस्ट रहा किए थे उन दिनों, ठीक है। एक कहानी है छोटा सा जो कि मैं आपको बताऊंगा कि ओवरस्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या था, ठीक है भाई। ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके क्या करा, ठीक है। तो ये ओवरस्टेड भाई साहब जो थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, क्या करा था कि भाई साहब मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक निडल शोज अ डिफ्लेक्शन व्हेन प्लेस्ड नियर अ करंट वायर, ठीक है। अब इंग्लिश देख के घबरा मत जाना, क्योंकि मैं हिंदी में बताने ही वाला हूँ, तो ठीक है भाई। आपसे डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। बस उन्होंने ये बोला कि भाई साहब देखो, कोई भी मैग्नेटिक कंपास को ना, ठीक है, कोई भी मैग्नेटिक कंपास को किसी करंट कैरिंग वायर के सामने जब तुम रखते हो ना, किसी भी करंट कैरिंग वायर के सामने जब तुम रखते हो, तो इस यहाँ पे क्या होता है कि जो मैग्नेटिक कंपास है ना, मैग्नेटिक निडल, वो डिफ्लेक्शन शो करता है, ठीक है। डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है पता है? जैसे मान लो कि यह मैग्नेटिक कंपास था, ठीक है, और इसमें कुछ इस तरीके की सुई होती है ना भाई, अब तुम देख ही होगे भाई, ठीक है। इस तरीके की सुई होती है। अब ये डिफ्लेक्ट करता है, ये इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है, ठीक है भाई। डिफ्लेक्ट करता था कब? जब किसी वायर के सामने जिसमें करंट फ्लो कर रहा है ना भाई, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसके सामने जब इस मैग्नेटिक निडल को रखते थे, मैग्नेटिक कंपास को रखते थे, इसका जो निडल होता था ना वो डिफ्लेक्ट करता था, ठीक है। तो इनसे क्या पता चलता है कि भाई साहब जब मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट करता है तो इससे पता चलता है कि भाई साहब अगर चार्ज करिंग कंडक्टर, करंट करिंग कंडक्टर में अगर मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो सीधी सी बात है कि भाई साहब उस तार में, उस वायर में क्या होता होगा, मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म उत्पन्न होता होगा, ठीक है। मैग्नेटिक क्या बोलते हैं उसको, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता होगा, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता होगा, तभी तो डिफ्लेक्ट कर रहा है भाई। वरना तो क्या ही है भाई, क्यों ही डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। सो अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। इससे क्या पता चलता है कि एक करंट कैरिंग वायर जो है, एक करंट कैरिंग वायर जो है अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करता है? तुम बोलोगे भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या क्या प्रोड्यूस करता है? हाँ, मैग्नेटिक
फील्ड डेवलप मतलब कि प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण क्या होता है कि जिसके कारण ये होता है कि मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट करता है। ठीक है भाई, मैग्नेटिक कंपास का मैग्नेटिक नीडल क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, ये तो भाई रहा हमारा ओवरस्टेट का एक्सपेरिमेंट। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि भाई साहब अगर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का पता कैसे लगाएं हम। ठीक है, उस मैग्नेटिक फील्ड का पता कैसे लगाएं। तो मेरे भाई इनके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम रहा मैक्सवेल। ठीक है भाई, मैक्सवेल, इन्होंने भाई साहब अपना क्या कर दिया, अपना नींव रख दिया। किससे, भाई ओस्टेड को बोला भाई तो तुम तो ये बता दिए कि भाई करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या बहता है। तुम बोलोगे यार मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। ठीक है, जब करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। ठीक है, बोला भाई मैग्नेटिक फील्ड तो तुमने जनरेट करा दिया, लेकिन डायरेक्शन कौन बताए। तो डायरेक्शन बताने के लिए मैक्सवेल भाई साहब आए। ठीक है, जब मैक्सवेल भाई साहब आए तो बोलो कि भाई साहब देखो अपने राइट हैंड थंब को ना कुछ इस तरीके से रखो। ठीक है, कि जो थंब तुम्हारा है, ये जो थंब है वो क्या पता है तुम्हें, करंट का डायरेक्शन पता है। ठीक है, तुम्हें क्या पता है, करंट का डायरेक्शन बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लो ये कई करंट कैरिंग वायर है। ठीक है, इस वायर है, इस वायर में देखो जैसे मान लो कि ये करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की ओर। ठीक है भाई, कहाँ कर रहा है, ऊपर की ओर फ्लो कर रहा है। तो करंट के डायरेक्शन में अपने थंब को रखना है, और जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं ना भाई कुछ इस तरीके से देखो, इस तरीके से, तो ये जो थंब है करंट का डायरेक्शन बता रहा होगा, और जो मुड़ी हुई उंगलियां है ना, उंगलियां, वो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बता देगी। ठीक है, आओ देखते भाई कैसे बताया। देखो इन्होंने कहा कि भाई देखो ये कोई वायर है। ठीक है, अबे भाई ये कोई क्या है, वायर है। ठीक है, अब ये वायर है, वायर में करंट कुछ ऊपर की ओर जा रहा है, तो हम इस तरीके से इसको पकड़ेंगे। ये मान लो करंट ऊपर जा रहा है, हम इस तरीके से पकड़ेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर साइड देखो, इधर साइड इनवर्ड होगा, और इनवर्ड को हम क्रॉस से डिनोट करते हैं। ठीक है, इनवर्ड को क्रॉस से डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा और इधर साइड जैसे मोड़ोगे और ऊपर की ओर आएगा, तो इसका मतलब है कि भाई साहब इधर साइड जो होगा ये आउटवर्ड होगा, और आउटवर्ड को हम इस तरीके से शो करते हैं पॉइंट से। ठीक है भाई, पॉइंट से शो करा जाता है, और इनवर्ड को क्रॉस से शो किया जाता है। ठीक है, अब इसी तार को, इसी वायर को हमने इस तरीके से हॉरिजॉन्टल रख दिया। अभी फिलहाल वर्टिकल था, अभी को हॉरिजॉन्टल रख दिया, तो अंगूठा इस डायरेक्शन में रखना पड़ेगा अपन को। ठीक है, इधर रखना पड़ेगा, तो मुड़ी हुई उंगलियां इधर से अंदर की ओर जा रही होगी, यानी इनसाइड जा रही हो। बोल भाई, सही बात बोल रहा हूँ। अच्छा, इधर की ओर आएगी तो ये ऊपर की ओर आएगी, यानी आउटवर्ड आएगी, है कि नहीं भाई, बोलो भाई, इनसाइड इधर, आउटवर्ड इधर। ठीक है भाई, इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो तुम थोड़ा सा आगे बढ़ दो। अरे भाई रुक जाओ। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, और अब इधर आओ। देखो राइट हैंड थंब रूल तो हमने ये देखा कि देखो भाई अगर कोई पॉइंट करंट है इस साइड का हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, करंट बाहर की ओर आ रहा है, और इसका मतलब क्या है कि करंट अंदर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पी पर ऊपर की ओर होगा, और इस पॉइंट क्यू पर नीचे की ओर होगा। ठीक है भाई, इस पॉइंट क्यू पर नीचे की ओर होगा मैग्नेटिक फील्ड, और इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ऊपर की ओर होगा। ठीक है भाई, दूसरी बात कि भाई इस क्रॉस का मतलब क्या है, क्रॉस का मतलब है मेरे भाई करंट जो है अंदर की ओर जा रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस कंडीशन पर इस पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इधर की ओर होगा, और ये जो होगा क्यू पर मैग्नेटिक फील्ड वो ऊपर की ओर होगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो यही भाई साहब आपका क्या है, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल है। ठीक है भाई, यहाँ पर अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो मैक्सवेल, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। ठीक है भाई, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, याद रखना मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल से क्या मिलता है अपन को, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल से अपन को मिलता है मेरे भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, और हमारी आगे की ओर जो जर्नी है वो है मेरे भाई बायोट सावर्ट लॉ के। ठीक है, अब मेरे भाई ये बायोट सावर्ट लॉ जो है, बेहतरीन सवाल यहाँ से बनते हैं। पहली बात तो मेरे भाई थ्योरेटिकल सवाल इससे बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला बेस्ड सवाल भी बनते हैं। देखो मैं बता दे रहा हूँ आपको कैसे 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 सवाल मिलेगा। पहला आपको थ्योरेटिकल सवाल मिल सकता है, थ्योरेटिकल सवाल। ठीक है, थ्योरी वाली सवाल, थ्योरी की सवाल मिल सकता है आपको। ठीक है, थ्योरी में जो सवाल आ सकता है वो। दूसरा आपका आ सकता है मेरे भाई फार्मूला से रिलेटेड, क्योंकि इसमें स्केलर वेक्टर में बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, फार्मूला रिलेटेड। ठीक है, तीसरा आपके पास आ सकता है मेरे भाई न्यूमेरिकल रिलेटेड। ठीक है, न्यूमेरिकल,
ठीक है, न्यूमेरिकल। इस 3 तरीके के सवाल इस बायोट सावर्ट लॉ से बनते हैं, ठीक है। ये 3 तरीके के जो सवाल हैं अपने पास जो बायोट सावर्ट के लॉ से बनते हैं, जो कि अभी हम देखेंगे। तो बायो सावर्ट लॉ भाई साहब ये भी एक साइंटिस्ट हुआ करते हैं, बायो सावर्ट, कोई बोलते हैं बायो सावर्त, ठीक है, अलग अलग नाम से इन्हें बुलाया जाता है, ठीक है। हालांकि जो भी है आपको पढ़ने में जो आपको अच्छा लगे वही पढ़ो, ठीक है, बायो सावर्ट लॉ, ठीक है, ठीक है भाई। तो इन्होंने क्या कहा, देख भाई ये जो तार है ना, ये जो तार है ये ना इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ठीक है, यानी कि इस तार का कोई सीमा ही नहीं है, ठीक है। इन्होंने बोला कि भाई देखो अगर बहुत बड़ा लंबा तार हो तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर अगर निकालना हो तो उसके लिए क्या होगा, तो बायो सावर्ट लॉ से पता चलता है हमको कि अगर मान लो कि कोई पॉइंट पी इधर साइड रखा हुआ है, ठीक है, मैंने मान लिया ये, ठीक है, और यहाँ से कोई दूरी आर पर एक पॉइंट पी रखा हुआ है, ठीक है। तो इस वायर से ये जो आर दूरी जो पी पॉइंट है इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा। और बहुत छोटे से इस पूरे लंबे वायर के लिए इस छोटे से लेंथ पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। और इस मैग्नेटिक फील्ड को उस छोटे से वायर के लिए जब हम निकालेंगे, उस स्मॉल यूनिट के लिए जब हम निकाल रहे होंगे, तो क्या हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा का पूरा वायर के लिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं आ जाएगा, आ जाएगा भाई, है ना। जब अगर मानो कि जैसे अगर मैं बोलूँ कि भाई देखो कि कोई वायर है जिसका लंबाई जो है वो अनंत है ना, इन्फानाइट लंबा तार है, उसके लिए किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला तुम लगाओगे भाई, कैसे निकाल पाओगे। तो उन्होंने बोला कि भाई देखो अगर पॉइंट कोई पी है, मतलब अनंत लंबाई के तार से कोई पॉइंट पी पर आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है, तो वहाँ के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, लेकिन पूरे तार के लिए एक बार नहीं निकाल सकते। हम एक छोटे से लेंथ के लिए निकालेंगे उस पूरे वायर पर करंट, ठीक है, छोटे से करंट एक छोटे से लेंथ के लिए हम निकालेंगे पहले, फिर उसको इंटीग्रेट जैसे करेंगे हम तो हमारा पूरा लंबे तार पर क्या निकल जाएगा, तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई देखो डी बराबर डी वेक्टर, यानी कि इस स्मॉल यूनिट लेंथ के लिए जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला आएगा वो डी वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई बाई 4πr³ DL क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है भाई। और ये जो है मेरे भाई वो वेक्टर फॉर्म है, याद रखना, क्योंकि मेरे भाई वेक्टर फॉर्म में r³ नीचे की ओर आता है, ठीक है। और ये बात भी याद रखना कि म्यू नॉट बाई 4π, ठीक है, ये जो म्यू नॉट बाई 4π है ना, इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻⁷, और इसको कभी कभी कांस्टेंट से भी के से भी रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है भाई। म्यू नॉट बाई 4π को के से भी लिख दिया जाता है, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर बाई 4πr³, ठीक है भाई। ये जो फॉर्मूला है आपका वेक्टर फॉर्म, जब इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालने जा रहा हूँ तो म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस को हटा के आर साइन थीटा, क्रॉस हटेगा साइन थीटा आएगा, नीचे 4πr³, एक आर से एक आर उड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, नीचे बचेगा r², म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बाई 4πr²। ये जो है इसका स्केलर फॉर्म है, यानी मैग्नीट्यूड जो है इसका स्केलर फॉर्म है। अगर मैं इसको बोलूँ कि मेरे भाई मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूँ तो इस म्यू नॉट बाई 4π को अलग रख के म्यू नॉट बाई 4π इंटू आई डी एल साइन थीटा बाई r² नीचे रख सकता हूँ, और इसको मैं कोष्टक में लिख सकता हूँ। तो क्या मैं इसको KIDL साइन थीटा बाई r² नहीं लिख सकता क्या, तुम बोलोगे एकदम लिख सकते हो भाई साहब, ठीक है। ये k किसके बराबर है, म्यू नॉट बाई 4π के, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया, ठीक है भाई, मैंने यहाँ आपको बता रखा है सब कुछ, ठीक है भाई। अच्छा क्या आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा इसको इधर साइड कर लेता हूँ, ठीक है भाई। देखो अब दिख रहा होगा ना, चलो देखो ये जो है आपका जो डी वेक्टर है, यानी कि डी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हमने निकाला म्यू नॉट बाई 4π आई डी एल साइन थीटा बाई r² KIDL साइन थीटा बाई r², ठीक है भाई। इतनी बात हमारी क्लियर हो गई। तो ये हमारा था मैग्नीट्यूड, ठीक है, जो कि हमारा स्केलर फॉर्म था। अच्छा वेक्टर फॉर्म में क्या होता है मेरे भाई, म्यू नॉट आई बाई 4πr³ इंटू DL क्रॉस आर वेक्टर होता है, ठीक है मेरे, नीचे जो होता है 4πr³ होता है, ठीक है। अगर मैं इसको अच्छी तरह से दूसरे तरीके से लिखना चाहूँ तो तुम इस तरीके से इसको ऐसे बोल सकते हो कि डी वेक्टर बराबर म्यू नॉट बाई 4π, ठीक है, इंटू आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन r³, ठीक है भाई, इस तरीके से। और इसको इस तरीके से रख दो, तुम ऐसे बोल सकते हो कि डी बराबर KIDL क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है,
बाई आर क्यूब, ठीक है भाई। ये इसका क्या है, वेक्टर फॉर्म है, ठीक है, इसका क्या है, वेक्टर फॉर्म, ठीक है भाई। अच्छा, मेरी कुछ सवाल है आपसे, मेरा कुछ सवाल है आपसे। आप एक बात बताओ, क्या मेरे भाई ये जो दूरी है ये क्या वेक्टर क्वांटिटी है, ये जो आर है वो वेक्टर है? तो बोलोगे हाँ भाई सर ये तो वेक्टर है, ठीक है। ये जो आर दूरी है वो क्या है, वेक्टर है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो स्मॉल लेंथ का जो मैंने पीस काटा था, क्या ये वेक्टर है कि स्केलर है? मुझे एक बात बताओ, डीएल जो है वो स्केलर है कि वेक्टर है, ये मुझे बताओ। मुझे बताओ भाई कि ये जो डीएल है वो स्केलर है या वेक्टर है, तुम बताओ, ठीक है। बता पा रहे हो तो बहुत बहुत बढ़िया, नहीं बता पा रहे हो तो चलो मैं आपको आगे वाले स्लाइड में लेके चलता हूँ और मैं आपको बता दूँ कि मेरे भाई ये जो डीएल है वो भी यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों भाई? क्योंकि भाई आप जनरली जानते हो कि यार लेंथ जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो हमारे पास है अभी वो जो है मेरे भाई सारा का सारा वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है भाई। इतनी बात इस स्लाइड के बारे में क्या आपको समझ में आ गई मेरी बात? इस स्लाइड के बारे में अगर आपको समझ में आ गई हो सब कुछ तो मेरे भाई एक बार हाँ बोल देना, ठीक है भाई, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं बताता हूँ कि डीएल जो है क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। आगे वाली स्लाइड में मैंने लिख रखा है, ठीक है भाई। देखो कौन कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है और कौन कौन सा स्केलर क्वांटिटी है मैंने आपको अच्छी तरीक़ा से यहाँ पर लिख के बता रखा है, ठीक है भाई। देखो ये जो देखो भाई ये क्या है इसको इधर रख देगा, ठीक है भाई। देखो अब बता रहा हूँ कि करंट कैरिंग एलिमेंट डीएल, देखो भाई ये थ्योरेटिकल सवाल यहाँ से बन सकता है मेरे भाई, नोट करके लिख लेना, इसको नोट करके लिख लेना भाई कि यहाँ पर एक थ्योरेटिकल सवाल बन सकता है। क्या कि करंट कैरिंग एलिमेंट जो डीएल है इज अ वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। डीएल जो है वो क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि कितने बच्चों को आज तक इन्होंने गौर ना करा होगा। लेकिन मैं हर वो पॉइंट को लिख के लाया हूँ कि जहाँ बच्चे अक्सर कन्फ्यूज करते हैं भाई, ठीक है। ठीक है भाई, समझ में आई? अच्छा, अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर के बारे में। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट क्या होता है, टेस्ला या फिर गॉस। डायमेंशन क्या होता है, m1t-2a-1। अच्छा, डायमेंशन निकालने के लिए आपके पास क्या होगा, या तो आप याद कर सकते हो नहीं तो आप निकाल सकते हो। याद करोगे तो आगे लास्ट में मैं बताऊंगा कि मेरे पास इसके लिए फार्मूला आता है बराबर BIL, इससे निकाल सकते हो। एक होता है बराबर QVB, इससे निकाल सकते हो। दो फार्मूला है, आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो। यहाँ से भी B निकाल सकते हो, B बराबर होगा F/I/L। यहाँ से आप निकाल सकते हो B बराबर F/QV, यहाँ से भी निकाल सकते हो। डायमेंशन जैसे आपका मन करे वैसे करके आप निकाल सकते हो डायमेंशन, ठीक है भाई। ये रहा अपना डायमेंशन का बात। दूसरा एक बढ़िया रिलेशन आता है मेरे भाई, एक गॉस बराबर 10⁻⁻4 टेस्ला। ये भी नोट कर लो, ये भी क्या कर लो, नोट कर लो, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ से पूछता है कि मेरे भाई एक टेस्ला में होता है 10⁻4 गॉस, ठीक है। और एक गॉस में क्या होता है मेरे भाई, तुम बोलोगे 10⁻⁻4 टेस्ला। एक गॉस में क्या होता है, एक गॉस में होता है 10⁻⁻4 टेस्ला, ठीक है भाई। समझ में आया? इतनी बात हमारी क्लियर है। इतनी बात अगर क्लियर है तो चलो अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे कि मैग्नेटिक फील्ड हम निकालें कैसे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, ठीक है भाई, ड्यू टू स्ट्रेट वायर, ठीक है। और दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट वायर के लिए क्या होगा, फाइनाइट वायर के लिए क्या होगा, सेमी इनफाइनाइट के लिए क्या होगा, फाइनाइट वायर में जब एंगल दिया हो तब क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे की ओर बढ़ते चलेंगे, ठीक है भाई। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं, यहाँ पे आते हैं। अब बात करते हैं कि मेरे भाई देखो मैग्नेटिक फील्ड फॉर ड्यू टू स्ट्रेट वायर, ठीक है भाई। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या है, स्ट्रेट वायर, ठीक। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि भाई स्ट्रेट वायर के लिए क्या होगा तो तुम बोलोगे मेरे भाई स्ट्रेट वायर जो होता है ना, वो स्ट्रेट वायर तुम फिक्स कैसे कर सकते हो। स्ट्रेट वायर तो दो तरीके का हो सकता है, एक तो फाइनाइट तुम बोल सकते हो, एक को तुम फाइनाइट बोल सकते हो और दूसरे को इनफाइनाइट बोल सकते हो, ठीक है। दोनों ही तो क्या है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट और फाइनाइट दोनों ही तो स्ट्रेट वायर हो सकता है ना। एक तो स्ट्रेट है, दूसरा क्या है, स्ट्रेट है और फाइनाइट, और दोनों ही क्या, इनफाइनाइट, दोनों ही हो सकता है। तो पहली बात हम करते हैं फाइनाइट वायर के लिए। तो मेरे भाई एक बात याद रखना इसमें, जब फाइनाइट वायर के लिए जब तुम मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हो ना, तो उससे पहले तुम आर निकालने का कोशिश करना। क्या है वो आर, ये जो है इसको मैंने बोला है आर, ठीक है भाई।
इसको आर मैंने बोला है। इस आर को इस पॉइंट पी से क्या करना है, मीट करना है। यहाँ से एक पॉइंट एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि वर्चुअल लाइन होगा, ठीक है। उसको पहले आर को निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है भाई। देखो यहाँ पर मैंने आर भी लिख रखा ठीक है। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि इस पॉइंट पी पर इस फाइनाइट वायर के लिए, यानी फाइनाइट वायर का मतलब होता है क्या, जिसकी लंबाई तुम्हें पता हो, ठीक है, 10 मीटर हो, 20 मीटर हो, 5 मीटर हो, 2 मीटर हो, 5 सेंटीमीटर हो, ठीक है, कोई भी वायर हो, ठीक है, यानी कि उसका लेंथ क्या होना चाहिए तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है भाई। जैसे ही आप पता कर लोगे, ठीक है, तो उस पॉइंट पी पर निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है भाई। ऐसा इसलिए होगा, देखो भाई, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इसलिए होगा क्योंकि ये जो एंगल है ना भाई, ये एक बार तो क्लॉकवाइज गया है और दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज गया है, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये जो फॉर्मूला है ना भाई, आपके लिए बेहतरीन फार्मूला के रूप में आपके पास जाना जाएगा ये फार्मूला, ठीक है भाई। ये फार्मूला आपको याद रखना है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है फाइनाइट वायर के लिए, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू साइन थीटा 1, ठीक है, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। और ये कब लगेगा भाई, जब दोनों ही एंगल जो हो विपरीत हो, एक तो क्लॉकवाइज चल रहा हो, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हो, ठीक है। इस एंगल पर ध्यान देना, ठीक है। 1 मिनट रुक जाना भाई, ठीक है, 1 मिनट बस जस्ट, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ गई। मुझे थोड़ा सा पॉज करना पड़ा था इसलिए क्योंकि भाई साहब गांव वाली बात है, ठीक है, थोड़ा सा नौटंकीबाजी यहाँ ज़्यादा होता है, ठीक है ना। चलो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए, ठीक है। साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 ये कब होता है भाई, जब दोनों ही एंगल क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट कहने का मतलब क्या है, एक तो क्लॉकवाइज हो, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज हो। तो फाइनाइट वायर के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आता है वो ये आता है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। फाइनाइट वायर के लिए क्या आता है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है, फाइनाइट वायर के लिए, ठीक। दूसरी बात, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि भाई ज़रा देखो, तुम मुझे एक बात बताओ कि इनफाइनाइट वायर के लिए क्या होगा। तो इनफाइनाइट वायर के लिए सिंपली तुमको याद रखना है मेरे भाई, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला जो सवाल है यही है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लगा लो इसको, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि मेरे भाई इससे सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। और मेरे भाई एयरफोर्स के लिए आपको इतने डिटेल में, इतना बारीकी से कोई नहीं बता रहा होगा, ठीक है मेरे भाई। बहुत को मैंने देखा है थ्योरी पढ़ा कुछ रहे हो, बकवास कुछ कर रहे हो भाई साहब, उसका कहानी सुनाते सुनाते क्या होता है आपका टाइम ख़राब, ठीक है मेरे भाई। आपको जो मैं बता रहा हूँ वो जेन्यून चीज़ बता रहा हूँ, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। मैं किसी का खराबी मतलब कि कोई चीज़ का मतलब ये होता है ना कि मतलब कि उसका डाउन करूँ, ये उसका मॉरल डाउन करूँ, नहीं भाई ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे भाई मैंने देखा है इन तरीके से जो मैंने आपको बताया कि फाइनाइट वायर के लिए क्या होता है, इनफाइनाइट वायर के लिए क्या होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने लगा दिया। क्यों, क्योंकि मेरे भाई मैंने भी पहले इंटेक दे रखा है, ठीक है, मैंने 3 टाइम्स दिया है भाई एयरफोर्स, ठीक है, 3 टाइम्स दिया है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, 3 टाइम्स मैंने एयरफोर्स का अटैम्प्ट दिया है, ठीक है। और जब मेरे भाई आपको अगर लगता है ना कि भाई ये टीचर सही नहीं है, टीचर सही नहीं का मतलब क्या है कि मेरे भाई जब पढ़ाना हो कोई चैप्टर तो उसमें आधा बकवास, इधर का बात उधर, माँ बाप दादा दादी सब करने लगते हैं चैप्टर में, है ना, तो वो कहीं ना कहीं ख़राब लगता है। इसलिए मुझे थोड़ा बोलना पड़ता है कि मेरे भाई टॉपिक के रिगार्डिंग बात कर लो ना यार, है ना। इसलिए इनफाइनाइट वायर के लिए आप देख लो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ये आया कहाँ से वो भी मैं बता दे रहा हूँ कि देखो, अगर इनफाइनाइट वायर है, देखो जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरे भाई देखो ये जो है तुम्हारे पास एक वायर है, ठीक है, जो जिसका लेंथ क्या है इनफाइनाइट, ठीक है। देखो मैं बता दे रहा हूँ, ये जो है आपके पास एक वायर है, जरा थोड़ा सा रुक जाना, ठीक है। देखो ये इनफाइनाइट वायर है, थोड़ा सा देखो, ध्यान देना भाई, ठीक है। ये इनफाइनाइट वायर और इससे एक पॉइंट यहाँ पी है मान लो, और यहाँ से यहाँ इसका दूरी आर है। तो इसके लिए हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे होंगे, क्या निकाल रहे होंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, जो कि हमारे पास जो आएगा, ठीक है ना, वो कैसे आएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। जरा देखो क्या है ना कि भाई इनफाइनाइट वायर है, तो तुम कभी इस पॉइंट के लिए निकाल रहे होगे, कभी इस पॉइंट के लिए निकालोगे, कभी इधर से निकालोगे, देखना स्ट्रेट नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं ना कहीं तुम मेरे भाई याद रखना ये सीधा हो जाएगा। वैसे इधर निकालोगे, इधर निकालोगे,
कहीं ना कहीं ये सीधा होगा, स्ट्रेट होगा, यहाँ से 90 डिग्री करेगा, यहाँ से 90 डिग्री करेगा, ठीक है। तो आखिरकार आपके पास जो फॉर्मूला आएगा ना वो यही आएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन थीटा वन, ठीक है। फॉर्मूला तो यही है, साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। अब एक बात बताओ, मेरी यार ये कहाँ चला गया, ठीक है, थोड़ा सा कहाँ गया भाई, हाँ यहाँ था। तो मैं क्या बोल रहा था कि थोड़ा सा देखो यार, अब अगर मैं तुमसे बोलूँ कि भाई फॉर्मूला जो है वही आएगा, कैसे आएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, ये जो साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू जो है वो देखो ये भी 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, और ये भी 90 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ से जो फॉर्मूला आता है ना, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, ठीक है भाई। अब तुम सारे बच्चों में से भाई सब ट्रिग्नोमेट्री सबका ही स्ट्रॉन्ग होगा, मुझे इतना पता है। 4 पाई आर साइन 90 डिग्री का वैल्यू था 1, इसका भी 1, यानी 1 1 मिला के हो जाता है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, और यहाँ पर आ जाएगा 2, ये 2 इसको उड़ा ले जाएगा, आ जाएगा तुम्हारे पास फॉर्मूला निकल के म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, जो कि ये फॉर्मूला तुम्हारे पास इन्फानाइट लॉन्ग वायर के लिए होता है, ठीक है भाई, समझ में है हमारी बात। तो ये फॉर्मूला वहीं से आया है, बशर्ते यहाँ पर थीटा वन और थीटा टू जो है दोनों ही के 90 डिग्री हो जाते हैं, जिसके कारण जो होता है मेरे भाई इसका जो फॉर्मूला आता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर होता है, ठीक है भाई। इतनी बात हमारी क्लियर हो गई। तो मुझे एक बार तुम क्या करो कि मुझे एक बार ये चीज़ बताते चलो कि हाँ भाई हम समझ चुके हैं आपकी बात को, ठीक है भाई, हम समझ चुके हैं आपकी भावनाओं को, है ना। तब तो जाके मुझे थोड़ा सा तसल्ली हो कि भाई साहब हाँ हमारा दिया हुआ जो कंटेंट है वो आपको बेखूबी से समझ में आ रही है ना, एकदम मस्त तरीके से समझ में आ रही हो, ठीक है। अगर मैं तुमसे बोलूँ इस तरीके से अच्छा एक बात मुझे बताओ कि अगर तुम्हें ये चाहिए हो, ठीक है, तुम्हें ये चाहिए PDF, तो मेरे भाई आपको मैं बता दूं कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आपको लिंक जो है ना आपको मेरे यूट्यूब चैनल के, जब तुम डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं, हाँ तुम क्या करना कि प्रोफाइल के डिस्क्रिप्शन पे जाना, जहाँ देखा जाता है ना कि हाँ मतलब वहाँ जहाँ प्रोफाइल का देखो भाई क्या है उसका नाम मुझे नहीं पता, ठीक है, मुझे पता होता है कि भाई वीडियो अपलोड करना है बच्चों के लिए, थोड़ा सा मेहनत कर देना है तो वो कर देता हूँ। तो यहाँ जो फोटो होता है ना मेरा, हाँ मतलब ये जो मेरा कोचिंग का जो ये लिंक यहाँ पर जो लिखा होता है, यहाँ पर ऐसे करके लिखा होता है पायोनियर कोचिंग है, तुम यहाँ पर जब टैप करोगे ना तो उसके बाद तुमको वहाँ फिर ऑल पर जाओगे, ठीक है, सी मोर करके आएगा, सी मोर, है ना, उधर पे ऑल पर जाओगे ना तो नीचे ही आपको इंस्टाग्राम मिल जाएगा, ठीक है, इंस्टाग्राम मिलेगा, टेलीग्राम मिलेगा, ठीक है। तो आपको उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मेरे भाई मैं ना आपको ना एनोटेशन के साथ, ठीक है, एनोटेशन जो मैं अभी लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद विदाउट एनोटेशन, ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगे उससे आप पढ़ लो, ठीक है। मैं दोनों ही फ्री में आपको PDF प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। आप जिस तरीके से आपको लगे कि हाँ भाई साहब मुझे एनोटेशन के साथ पढ़ना है या फिर एनोटेशन विदाउट एनोटेशन के साथ, एनोटेशन का मतलब होता है जो मैं लिख रहा हूँ ना वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, और जो मैं नहीं लिख रहा हूँ वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हो, फ्री में मिलेगा, ठीक है, आप उसको केवल ज्वाइन करना है, ठीक है भाई। और इंस्टाग्राम भी आपको मिल जाएगा, हो सके तो आप वहाँ भी फॉलो कर लेना, कोई दिक्कत बड़ी वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ूँ मैं, चलो इतनी बात तो समझ में आ गई कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट वायर के लिए क्या होता है। तो फाइनाइट वायर के लिए मुझे ये पता चल गया म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, और इनफाइनाइट वायर के लिए मुझे पता चल गया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ठीक है। कैसे हुआ मैंने बता दिया मेरे भाई, दोनों ही बहुत बेहतरीन फार्मूला है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है मैंने आपको बता दिया कि मेरे भाई ये जो फार्मूला है आपको बहुत बेहतरीन फार्मूला है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा, अब देखते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर। अरे भाई सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए क्या होता है, ठीक है। अब इस सेमी इनफाइनाइट वायर को पढ़ने से पहले इसको थोड़ा सा मैं क्या कर देता हूँ, अच्छा ये कहाँ से आ गया यार, ये तो मैंने लिखा ही नहीं, पिछले वाला आ गया क्या भाई, चलो छोड़ो कोई दिक्कत नहीं हुई, अपन को क्या, ये मैंने ऐसे करा, ठीक है भाई। अब हाँ अब सही है, ठीक है, और थोड़ा सा इसको और मैं कंसाइज कर लूँ, हाँ चलो अब तो बढ़िया भाई समझ में आ रही होगी, पढ़ लो। चलो देखो सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए क्या होता है, जब मैंने इनफाइनाइट वायर के लिए मैंने बताया था तो मैंने बताया कि मेरे भाई इनफाइनाइट वायर के लिए म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर होता है, ठीक है।
वैसे अगर मैं सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए बात करूँ तो डायरेक्ट याद रखना म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। बी बराबर क्या होता है, बी का मैग्नीट्यूड म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। तुम चाहो ना तो इसको के टर्म में भी याद कर सकते हो, के आई बाई आर। क्यों, क्योंकि ये जो के है यही तो म्यू नॉट बाई 4 पाई है भाई, ठीक है, म्यू नॉट बाई 4 पाई है, जिसका वैल्यू होता है 10⁻⁻⁷। ठीक है, कई बच्चे ये कन्फ्यूज नहीं कर रहे भाई म्यू नॉट का वैल्यू क्या था, तो मैं बता दूं म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई गुने 10⁻⁻7 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई देखो यहाँ से 4 पाई इधर गुना हो जाएगा ना, क्योंकि म्यू नॉट का वैल्यू ये हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो जब तुम्हें सेमी इनफाइनाइट वायर के बारे में मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है, सेमी इनफाइनाइट के बारे में समझ में आ गई। फाइनाइट वायर के लिए बात कर लेते हैं। देखो भाई फाइनाइट वायर के लिए क्या होता है, उसमें मैंने बताया था ना आपको कि देखो भाई अलग अलग जो एंगल होता है ना, अलग अलग जब एंगल हो, जब एक एंगल क्लॉकवाइज हो, दूसरा एंगल एंटी क्लॉकवाइज हो, तो इस कंडीशन पर आपको sin θ1 प्लस sin θ2 लगाना है, ठीक है, दोनों के बीच में प्लस आएगा। लेकिन जब कंडीशन थोड़ा सा उल्टा हो, क्यों, फाइनाइट वायर के लिए एंगल जो मेजर हो रहा है वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। जैसे देखो यहाँ फॉर फाइनाइट वायर के लिए देखो एंगल जो है, पहला जो एंगल लिया गया वो भी इस डायरेक्शन में, दूसरा जो एंगल लिया गया वो भी इस डायरेक्शन में, यानी कि दोनों का ही डायरेक्शन क्या है मेरे भाई, सेम सेम है। जब दोनों का ही डायरेक्शन सेम है तो यहाँ तक तो फॉर्मूला सेम आएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, लेकिन यहाँ sin θ1 माइनस का sin θ2 होगा। क्यों, क्योंकि ये क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉक, सॉरी दोनों ही के दोनों क्या है, क्लॉकवाइज है ना। तो आपको थोड़ा सा एंगल पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, और एंगल चेंज होगा तो यहाँ पर प्लस से माइनस हो जाएगा, बस इतना ही ध्यान देना है। तो एंगल अगर क्लॉकवाइज हो, दोनों ही सेम साइड हो, अगर मैं बोल दूँ कि दोनों ही सेम साइड हो, सेम साइड, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन पर म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, ठीक है, और इनटू में sin θ1 माइनस का sin θ2 आ जाता है। ठीक है भाई, इतनी बात हमारी समझ में आ गई। जब इतनी बात समझ में आ गई तो थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं हम, है कि नहीं, चलो आगे बढ़ लेते हैं। चलो यहाँ देख लेते हैं। देखो अब दोनों ही मेरे भाई अपोजिट डायरेक्शन में हो, लेकिन थीटा इस बार यहाँ दिया हो, ये भी फाइनाइट वायर के लिए, ठीक है, थीटा कहाँ दिया है, एंगल के करीब वहाँ पर दिया है, ठीक है, इस यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन पर तुम क्या बोलोगे कि भाई जब डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, तो तुमको पता था कि म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू होता था sin θ1 प्लस sin θ2, यही होता था, यही होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है मेरे भाई, इस एंगल के लिए पूछ रहा है, इस एंगल के लिए पूछ रहा है, तो मेरे भाई अगर ये 90 डिग्री है तो क्या ये 90 माइनस θ1 नहीं होगा? अगर ये 90 डिग्री है ये 90 माइनस θ2 नहीं होगा? तो बोलोगे एकदम होगा। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ बी वेक्टर बराबर यानी मैग्नीट्यूड म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन 90 माइनस θ1, ठीक है, प्लस साइन 90 माइनस θ2, है ना। तो अगर मैं इसको आगे थोड़ा सा बढ़ाऊँ तो मैं बोलूँगा कि मेरे भाई ये जो आएगा तुम्हारे पास वो आएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू साइन 90 माइनस θ1 क्या हो जाएगा cos θ1, ठीक है, और प्लस cos θ2, ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा भाई, ठीक है। तो आपको ये 3-4 जो फॉर्मूले हैं आपको बेहतरीन तरीके से, इसका तो आपको खैर उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए आपको बहुत ज़रूरी फार्मूला है भाई, ठीक है। और इसमें तो आपको एंगल देखना पड़ेगा, ठीक है, इसमें आपको एंगल देखना पड़ेगा। फाइनाइट वायर वाला जो आएगा ना उसमें आपको एंगल देखना ही पड़ेगा भाई, ठीक है, एंगल किधर से मेजर हो रहा है, कहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है, यह चीज़ थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है भाई। देखो भाई तो बस इतना आपसे पता है, आपको पता होना चाहिए कि इतना आपको पता होना चाहिए कि क्या, कि भाई जो भी एंगल पूछेगा आपको कि कहाँ से मेजर कर रहा है और किस डायरेक्शन में मेजर कर रहा है, ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है भाई। तो इतनी बात मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई। अगले एक नोट पॉइंट में चलते हैं, और इस नोट पॉइंट का जो खासियत है वो खासियत ये है कि मेरे भाई क्या बोलता है इस ये नोट पॉइंट कि मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट along द करेंट कैरिंग वायर इज ऑलवेज जीरो, यानी कि किसी भी करंट कैरिंग वायर में यहाँ पर करंट चल रहा है, ठीक है, करंट आई जा रहा है, तो इसी के डायरेक्शन में अगर तुमसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पूछे तो तुम बोलोगे जीरो, इस पॉइंट पर तुमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछे तो तुम बोलोगे जीरो। मेरा भाई इससे क्या पता चलता है कि करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है ना उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? तुम राइट हैंड थंब रूल से देख लो, करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, कहाँ से होगा भाई? करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है? इधर जा रहा है, दोनों का डायरेक्शन तो अलग अलग है। यहाँ पे पूछ रहा है अलॉन्ग द करंट के डायरेक्शन में, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट के अलॉन्ग रहता है तो भाई साहब मैक्सवेल बता चुके होते हैं,
कि भाई साहब उसी समय पता, लेकिन हमको यहाँ पता चलता है क्या कि भाई साहब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग द वायर वो क्या है, जीरो है। क्यों? क्योंकि यहीं से पता चल जाएगा भाई, देखो करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, दोनों का डायरेक्शन एक नहीं है कि नहीं। अब मान लो कि अगर करंट जा रहा है इधर ही और मैग्नेटिक फील्ड उसी पे पूछे तो कहाँ से आएगा भाई, तुम रख के देखो। मैग्नेटिक फील्ड तो या तो अंदर की ओर जाएगा या तो वो उधर से बाहर की ओर आएगा, दो ही कंडीशन हो सकते हैं ना, है ना। तो बस इतना ही बात समझना था आपको कि मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट अलोंग द करंट कैरिंग वायर इज ऑलवेज जीरो, यानी कि किसी भी बिंदु पर जहाँ पर करंट चल रहा है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा और आगे की ओर चल के देखते कि भाई साहब अगला क्या है। अब देखो सर्कुलर लूप के लिए बेहतरीन सवाल है भाई। सवाल की बात क्या मैं तुमसे बताऊं कि भाई साहब मैं जो चुन के जो लेके आया हूँ ना वो कहीं आपको मिलने से रहा भाई, ठीक है। क्योंकि मुझे ना, अब मैं बताऊँ कि ये लाया ही क्यों मैं, कि भाई कुछ ऐसे सवाल होते हैं ना कि एग्जाम में बच्चे देखो 25 में 25 क्यों नहीं कर पाते। देखो बताता हूँ 25 में 25 क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि कोई सवाल ना होते हैं जो इस तरीके के सवाल होते हैं। आप मुश्किल से ना, अब देखो कट ऑफ कितनी जाती है, सेक्शनल कट ऑफ कितना होता है 7 नंबर, कभी 8 नंबर, इस तरीके से होता है। फिजिक्स का जो सेक्शनल कट ऑफ होता है 25 में 7 नंबर का होता है भाई। तुम सोच रहे हो कि फिजिक्स का लेवल क्या होता है, हाँ? तो आपको ना थोड़ा सा ना आपको एडवांस तरीके से चलना पड़ेगा, ठीक है। वो एडवांस तरीका जो है यहाँ से आपको मिल रहा है और जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, आप विश्वास करो थोड़ा सा भले आपको और लगे कि भाई सब ये क्या आ रहा है, तुम नया चीज़ देख रहे हो। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता था पहले कि भाई ये तो पूछेगा ही नहीं, लेकिन मेरे भाई तुम याद रखना ये जो 25 में जो 25 जो होगा ना 25 में 25 ये जो लाने वाले होंगे मेरे भाई, ये सारा का सारा उन्होंने पढ़ रखा होगा, ठीक है। जो भी हो 25 में 25 लाने वाले भाई साहब वो इस हिसाब को पढ़ रखा होगा, क्योंकि भाई मैंने तो ना टॉप लेवल पर करना चाहिए। भले एग्जाम में क्या हो कि आपका वो सवाल पूछे ना पूछे मैटर नहीं करता, लेकिन आप अगर इस तरीके के सवाल से जा रहे हो, इस तरीके के फॉर्मूले से एक बार गो थ्रू कर जा रहे हो तो भाई साहब आपका कल्याण है, वरना तो भाई साहब ऐसे आपका कल्याण हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं जो लाया हूँ आपके लिए बेहतरीन सवाल लेके आया हूँ। अब ज़रा इसको देखना, अब इसको रट मत जाना, मैं उसको बता दे रहा हूँ, समझ रहे हो ना, मैं बता दूंगा इसको, इसके बारे में देखो। सबसे पहले तो सर्कुलर लूप के लिए, अब सर्कुलर लूप इस नोट पॉइंट को भी रखना है, ठीक है। देखो मैंने आपके ही लैंग्वेज में लिख रखा है क्योंकि मैं खुद ऐसे पढ़ता था, ठीक है। और जो आपको जो PDF में जब दूंगा ना तो आपको लगे कि भाई साहब इसके बाद मुझे अपना कुछ रिटर्न हैंड रिटन कुछ बनाने का ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। आप देखना एक बार पढ़ के, ठीक है, जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ जो इसके बाद सवाल करके देखना। बात मानो मेरा भाई साहब, एक तरीके से अपने आप अंदर इतना कॉन्फिडेंस डेवलप करोगे ना भाई, बोलोगे कि तुम अगला चैप्टर जरूर लेंगे। और अगला चैप्टर जब मैं मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाऊंगा ना तो बात मानो मेरा कि भाई साहब इतना लाजवाब तरीके से, ठीक है। क्योंकि मेरा सबसे बेहतरीन मेरा फेवरेट चैप्टर मॉडर्न, मतलब फेवरेट टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। बहुत ही अच्छा, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि भाई साहब मज़ा आता है उस चैप्टर में, ठीक है। तो मैं आपको पढ़ाऊँगा तब देखना है, उसमें और मज़ा आएगा। फिलहाल देखो अभी सर्कुलर लूप के लिए अब बताता हूँ सर्कुलर लूप क्या है भाई। तो किसी भी लूप अब तुम लूप जानते हो कि भाई साहब इसी को तो लूप बोला जाता है, इस तरीके से ऐसे 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 इसी को तो लूप बोला जाता है ना, लूप इसको बोला जाता है। अच्छा, दूसरी बात कि भाई साहब इस लूप के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अभी देखो मान लो कि ये अगर लूप है, ठीक है, ये इस तरीके का लूप है कोई, ठीक है। अब अच्छा थोड़ा सा बहुत दिन के बाद पढ़ा रहा हूँ ना तो थोड़ा सा जो होता है ना जवान अपन का थोड़ा सा टंग स्लिप हो रहा है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ इसकी जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है, मान लो कि ये R है, ठीक है, R है। और ये जो पॉइंट है ना यहाँ से मान लो कि यहाँ इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, तुम्हारा करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है भाई, जो सॉरी करंट इधर फ्लो कर रहा है, करंट इधर फ्लो कर रहा है, ठीक। और यहाँ पर एक पॉइंट X है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इधर की ओर जा रहा है। तुमसे पूछ रहा है कि मेरे भाई इस X पॉइंट पर इस लूप से R इस X दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा। तो तुम डायरेक्ट बताओगे कि मेरे भाई B बराबर म्यू नॉट आई R स्क्वायर बाई 2 इंटू R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर होता है 3/2। बस तुमको इतना याद रखना है, इसके बाद तुम्हें सेंटर पर पता चल जाएगा। देखना कहाँ से तुम डायरेक्ट याद करते हो ना कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2R होता है, ऐसे ना डायरेक्ट याद करते हो तो मेरे भाई वो फार्मूला आया यहाँ से, देखो कैसे आएगा।
इतनी बात पहले मेरी समझ में आ गई ना कि भाई साहब जब तुमको एक्स दूरी पर पूछे, मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा क्योंकि भाई डेरिवेशन थोड़ा सा लॉन्ग वेस्ट चल जाएगा, तुमसे डेरिवेशन पूछेगा भी नहीं, बस तुमको ना एक झलक देखना है मेरे समझाने के बाद से। इस एक्स दूरी पर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इसका राइट फॉर्मूला होता है, ठीक है। और जो सेंटर पर यहाँ से एक्स दूरी पर तो ये आ गया, अगर सेंटर पर पूछता तो यही एक्स जीरो हो जाएगा। देखो यहाँ पर एक्स जीरो होगा नहीं होगा बताना मुझे, पहले था एक्स दूरी पे, ठीक है। और जो तुम याद करते हो ना कि किसी भी लूप के किसी भी सर्किल के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई/2r होता है, डायरेक्ट तुम याद कर लेते हो। वैसे ही मेरे भाई जो फॉर्मूला डिराइव हुआ ना वो इस फॉर्मूले से डिराइव हुआ। क्यों? क्योंकि पहले तो एक्स के दूरी पर पूछा था ना, अब तो तुमसे पूछ रहा है भाई साहब सिर्फ सेंटर पर बताओ। तो सेंटर पर जैसे ही जाओगे तो ये तो एक्स जीरो हो जाएगा, ये तो एक्स खत्म हो जाएगा, सिर्फ सेंटर बचेगा। तो एक्स को अगर यहाँ जीरो करते हो तो मेरे भाई एक बात तुम मुझे बताते चलो कि क्या मैं यहाँ से एक्स को अगर जीरो करूँगा तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर की पावर आर स्क्वायर इंटू 2r², ये तो जीरो हो जाएगा और इसकी पावर 3/2, ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एक मिनट देखना, यहाँ देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, ये b बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू आर की पावर 3 आ जाएगा। ये आर स्क्वायर से एक आर नीचे बचेगा तो यहाँ पर आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 में आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2r जो आएगा फॉर्मूला म्यू नॉट आई/2r। b बराबर म्यू नॉट आई/2r, ये जो फॉर्मूला होगा तुम्हारा, ये किसका फॉर्मूला होगा? तुम बोल रहे होगे मेरे भाई ये जो फार्मूला होगा ये सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का ये फार्मूला ये जो होता है म्यू नॉट आई/2r होता है। और मेरे भाई सबसे ज़्यादा यानी मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलता है तुमको? सेंटर पर ही मिलता है, किसी भी लूप के सेंटर पर ही मिलता है क्या? मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आ गई। तो तुमको याद करना है, एक फार्मूला ये हुआ, दूसरा फार्मूला जो ये फार्मूला निकाल के लाया वो ये फार्मूला था, ठीक है। किसी भी लूप के लिए अगर तुमसे पूछे तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू आर² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। एक बार क्या होता ना मेरे भाई, रिलेशन पूछ लिया था कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड और एक्स दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड का जो अनुपात होता है ना, उस पर एक बेहतरीन सवाल पूछा था, ठीक है। वो सवाल नीट में पूछा हुआ था, ठीक है। क्योंकि नीट का भी बहुत अच्छा सवाल बनता है मैग्नेटिक मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म से, बहुत अच्छा सवाल बनता है। तो वहाँ पर ना डेरिवेशन नहीं, थोड़ा सा रेशियो का अनुपात पूछ लिया था, ठीक है। इसलिए मेरे भाई आपको तैयार होना है, ठीक है। अब ये मत बोलना कि भाई मुझे नीट का पढ़ा रहे, तो भाई फिजिक्स का कोई लेवल नहीं होता, कब तुम्हारे पास पछाड़ दे तुमको पता तक नहीं चलेगा। अच्छा एक बात, किन भाइयों को ये बात पता नहीं है, ये भाई तुम मुझे एक बात बताते चलो कि यार किन भाइयों को ये बात नहीं पता है कि ये जो सर्कुलर लूप के लिए तो तुमको पता है कि अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को बताता है, एवं मुड़ी हुई उंगलियां धारा की दिशा को देखो सीधा करंट के लिए, करंट कैरिंग वायर के लिए जब मैंने बात किया था कि ओवरस्टेड का जो लॉ मैक्सवेल का जो राइट हैंड थंब रूल था वो क्या बताता था? सीधे करंट वायर के लिए, सीधे वायर के लिए क्या बताता था? मुझे ना बहुत ऐसे बच्चे मिले अब जिन्हें यही नहीं पता कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है। उन्हें ये बस ये पता है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को क्या करो कि इस तरीके से पकड़ो कि अंगूठा जो है ना वो धारा की दिशा को बताए, ठीक है भाई। और मुड़ी हुई उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड को बताए, चलो ये भी ठीक है। लेकिन जब मैंने पूछा कि भाई अगर वृत्ताकार लूप हो यानी सर्कुलर लूप हो तो इस कंडीशन पर क्या बताओगे? तो बोल रहा है कोई दिक्कत नहीं भैया, इसको इस तरीके से पकड़ लेंगे, वृत्त को इस तरीके से पकड़ लिया जाएगा, अब एक घंटा पकड़ लिया जाएगा, हैं? ऐसे नहीं होगा, उल्टा होता है भाई। क्या होता है? उल्टा होता है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? उल्टा ये होता है कि जब तुम स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर को पकड़ रहे थे, ठीक है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर को पकड़ रहे थे, तब भले तुम्हारा अंगूठा तो इलेक्ट्रिक करंट का दिशा बता रहा था, लेकिन अब क्या होगा कि जब तुम लूप को तुम देख रहे होगे लूप को, तो उस समय जो तुम्हारा जो थंब है ना वो मैग्नेटिक फील्ड का दिशा बताता है, उल्टा होता है। देखो याद रखना, जब लूप की बात आए ना तो थंब जो है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा, ठीक है। और जो मुड़ी हुई उंगलियां है वो तुम्हें करंट की दिशा को बताएगी। इसलिए मैंने ये नोट लिखा है। कितने भाई मेरे इतने ये बात को नहीं पता होगा भाई कि भाई साहब ये जो बात है ना बहुत सारे टीचर नहीं बता पाते हैं, भले उनको आता है लेकिन बच्चा को क्या पता है कि भाई ये भी होता है ना।
मुझे बहुत सारे ऐसे बच्चे मिले थे ऑफलाइन में जब मैं पढ़ा रहा था, तो उन्हें यही नहीं पता कि भाई साहब सर्कुलर लूप के लिए कैसे निकाला जाता है मैग्नेटिक और करंट करेंगे, सीधा वायर के लिए कैसे निकाला जाता है। सबको भाई सीधा वायर का पता था, सारा का सारा सीधा वायर के लिए बता रहा था, सर्कुलर लूप में भी वही चीज़ अप्लाई कर रहा था। भाई सब कैसे करोगे अप्लाई, तुम करके देख लो जरा। अब सर्कुलर लूप में तुम अंगूठा को किस तरीके से घुमाओगे भाई, ऐसे ऐसे घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे, नहीं घुमा पाओगे, है ना, नहीं घुमा पाओगे। इसलिए याद रखना कि सर्कुलर लूप में जो तुम्हारा अंगूठा है वो धारा की दिशा नहीं बता के क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताता है, और जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं वो क्या बताता है, धारा की दिशा बताता है। ठीक है भाई, इतनी बात हमारी समझ में आ गई। तो मेरे भाई एक बार क्या करना, शेयर ज़रूर करना, ठीक है, क्योंकि भाई आपको बहुत सारी चीज़ जो है आज तक क्लियर नहीं हुआ होगा, जो मैं आपको आज क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है भाई, बस इतना आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे को सपोर्ट करना। ठीक है, इतने तरीके से मैं जो आपको बता रहा हूँ वो भाई सब आपको आज क्लियर करा ही के छोड़ूंगा। ठीक है भाई, समझ में आए। चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा। आपको मैंने बता दिया एक से दूरी पर क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, आपको मैंने बता दिया सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, डायरेक्शन कैसे निकाला था मैग्नेटिक फील्ड का वो मैंने पहले भी बताया था, लेकिन अब दोबारा मैंने रिपीट करा, जब लूप की बात आई तो लूप में चेंज हो जाता है। ठीक है, मैक्सवेल का जो राइट हैंड थंब रूल था वो यहाँ पर चेंज हो जाता है। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है कि थंब पहले तो बताता था करंट सीधे वायर के लिए बताता था कि करंट का डायरेक्शन थंब को बताता था, और मुड़ी हुई उंगलियां क्या बताती थी, मैग्नेटिक फील्ड को बताती थी। ठीक है, लेकिन जब सर्कुलर लूप की बात आ जाता है तो बताते हैं क्या कि भाई सब जो थंब है अपना वो मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, और मुड़ी हुई उंगलियां किसको बता देगी, करंट को बता देगी। बोल भाई, क्लियर है क्या, बोल, इतनी बात क्लियर है तो बोल। बड़ी भाई से मेहनत पड़ता है यार। और तुम क्या करोगे, शेयर नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो भाई सब मेरा मोटिवेशन कैसे बनेगा। और इससे बहुत बड़ा चैप्टर भाई मॉडर्न फिजिक्स जो मैं पढ़ाऊंगा ना तो तुमको पता चलेगा, कम से कम 4-5 घंटा का लेक्चर है भाई। बहुत बड़ा चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, चलो ठीक है भाई, समझते आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। और देख क्या है ना कि भाई अपना जो पढ़ाने का जो तरीका है ना थोड़ा सा मस्त होता है, ठीक है, जो आपको भी पसंद आएगा। देखो आप अगर तुमको बोले कि भाई साहब अगर ये पूरा सर्किल हुआ करता था, अगर ये पूरा, अब भाई सर्किल तो बना नहीं पा रहा हूँ मैं बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अगर ये पूरा सर्किल है, ठीक है, अगर ये पूरा सर्किल है, हट रहे, अगर ये पूरा सर्किल है भाई, तो मैं तुमसे पूछूं कि भाई एक बात बताओ कि यहाँ से मैं इस सर्किल के इस पार्ट को काट के हटा दूँ, ठीक है, इस पार्ट को काट के हटा दूँ, तो क्या ये आर्क नहीं बन जाएगा। हाँ, अगर मैं बोलूँ कि ले भाई यहाँ से तू उड़ा दे इसको, यहाँ से काट दे, तो काटोगे तो देखो मैं इसको काट दे रहा हूँ, लो भाई कट गया, कट गया, तो ये क्या बन गया, आर्क बन गया। इस आर्क के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा ना भाई, इस आर्क के कारण जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इस आर्क के कारण इस थीटा एंगल पर, इस पॉइंट सी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो मेरे भाई तुम बोलोगे रेडियस तो बराबर ही होगा, चूंकि आर्क है तो किसी सर्किल से आया होगा, और सर्किल का रेडियस होता है हर जगह बराबर, तो रेडियस तो बराबर होगा। तो इसके लिए जो वैल्यू आएगा तुम्हारे पास बी एट सेंटर ऑफ सी, यानी कि से आर्क के लिए सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा μ0I/2r इंटू θ/360 डिग्री, θ/360 डिग्री। इतनी बात हमारी क्लियर हो गई। तो मेरे भाई ये बात तुमको याद रखना पड़ेगा भाई, ये जो चैप्टर है ना, इसलिए मैंने ये आपको बताया कि मेरे भाई मैं वही चैप्टर पकड़ूंगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा। समझने का मतलब क्या है कि आपको इस तरीके का फॉर्मूला आपको पता नहीं होगा, और वहाँ पर जाके आप बिल बिलाओगे। इससे अच्छा है कि भाई साहब अभी बिल बिला लो, अभी याद कर लो। ठीक है, मैं जो PDF दूंगा उसको बार बार तुम 2-4 दिन देख लोगे ना तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है भाई, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड फॉर सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के लिए क्या होता है, सेमी सर्कल का मतलब समझ रहे हो। हाँ, देखो पूरे सर्किल के लिए क्या होता है μ0I/2r, ठीक है, पूरे होल सर्किल के लिए
पूरे सर्किल के लिए क्या होता है, पूरे होल सर्किल के लिए तो तुम बोलोगे म्यू नॉट आई बाई 2r, यही ना होता था, एक लूप के लिए म्यू नॉट आई बाई 2r। अगर तुमसे बोलूँ कि भाई साहब एक बात बताओ कि सेमी सर्किल के लिए, तो सेमी सर्किल पूरे सर्किल का आधा होता है, तो आधा कर दो, म्यू नॉट आई बाई क्या आ जाएगा 4 पाई आर, 4r, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। तो बोलो इसको बहुत कम केस में देखो, दिमाग लगाओगे तुमको याद करने का तरीका मिल जाएगा, एक फॉर्मूला याद करोगे दूसरा अपने आप आ जाएगा, समझ में आ रहा है। हाँ, तो इस तरीके से आप बढ़ लो, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं। अब देखो भाई, एक सवाल है, अरे यार, एक सवाल है जो कि आपको बेहतरीन लगना चाहिए भाई, ठीक है, जो कि मैं आपको बताऊंगा। देखो ये सवाल कहीं ना कहीं पूछा हुआ सवाल है भाई, ठीक है, पूछा हुआ सवाल देखो, और ये थ्योरी का सवाल है, ठीक है भाई, क्या है, थ्योरी का सवाल है। देखो इस तरीके से पूछा जाता है, स्टेटमेंट कंक्लूजन का सवाल है। देखो सो सवाल तो नहीं है, बशर्ते सवाल ये जब बने तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि हाँ भाई अब ये सही है या गलत है। बोल रहा है कि बायो सावर्ट्स लॉ गिव्स अस द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ इनफाइनाइटेसिमल करंट एलिमेंट आइडियल ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर वाली। क्या बायो सावर्ट का लॉ जो है एक्सप्रेशन देता है मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ के बारे में, एक इनफाइनाइटेसिमल यानी बहुत छोटे से वायर के लिए, एलिमेंट वायर आइडियल के लिए। तुम बोलोगे हाँ भाई साहब बात तो सही है, ये जो बायो सावर्ट लॉ है एक बहुत लंबे तार के लिए इस छोटे से यूनिट पर क्या देता है हमको, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ पता करके देता है, ठीक है। दूसरा, बायो सावर्ट लॉ इज एनालॉगस टू कूलॉम्स इनवर्स लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। बोलोगे हाँ भाई सब देखो, क्योंकि यहाँ पर जो बी बराबर होता है KIDL साइन थीटा, अरे भाई KIDL साइन थीटा अब बाई आर स्क्वायर, ये ना होता है। और वहाँ पर क्या होता है कूलॉम्स लॉ में, एफ बराबर KQ1 Q2/r स्क्वायर। एनालॉगस का होता है मतलब सेम, देखो ये भी आर स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, और यहाँ से ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है। समझ में आया भाई। तो दोनों का दोनों ही क्या है भाई सब एनालॉगस है एक दूसरे के, सेम सेम है, ठीक है भाई, ये भी सही है। समझ में आए। तो ये थ्योरेटिकल सवाल है और मेरे भाई ये पूछा हुआ सवाल है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ देखो, अभी मैं तुमको बताने वाला हूँ कि भाई साहब किसी भी ट्रायंगल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला जाता है, ठीक है। ट्रायंगल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला जाता है। तो एक बात बताओ, और कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल, अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है भाई साहब, तीनों साइड इसका बराबर, तीनों एंगल जिसका बराबर, वही तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यही है ना। तुम बोलोगे हाँ भाई साहब यही है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके तीनों ही साइड बराबर और साथ में तीनों एंगल ही बराबर है, ठीक है। तो अगर बताओ कि अगर ये लेंथ L है, अगर ये लेंथ L है, तो ये इसका सारा का सारा जो लेंथ होगा वो L नहीं होगा क्या, बताओ। ये भी लेंथ L होगा, है ना, और ये भी लेंथ क्या होगा L होगा, है ना, ठीक है। टोटली लेंथ क्या होगा L L L, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये भी सारा का सारा 60 डिग्री, ठीक है। अब एक बात बताओ, बात ये बताना है तुमको कि भाई किसी एक वर्टेक्स से, ठीक है, किसी एक साइड के लिए या फिर किसी एक वर्टेक्स से किसी एक वर्टेक्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो तुम पहले क्या करोगे कि भाई साहब इस ट्रायंगल में, अब मैं नाम दे दूँ ABC और ये D, ABC में 10-60 डिग्री लगाओ। अब हाइट एंड डिस्टेंस का बात आता है, ट्रायंगल ABC में 10-60 डिग्री जैसे तुम लगाओगे ना तो आएगा P/B, ठीक है। और P क्या है भाई, P तो ये काम करेगा और B ये काम कर रहा होगा, ठीक है। P ये काम करेगा, B ये काम करेगा, P का वैल्यू हो जाएगा L/2, ठीक है, और B का वैल्यू हो जाएगा R, क्योंकि ये जो दूरी है वो R ही तो है, ठीक है। तो जब तुम इसको डिराइव करोगे तो कुछ इस तरीके से R का वैल्यू आ जाएगा, 10-60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, और ये आ जाएगा L/2R। यहाँ से 2R का वैल्यू निकालोगे L/√3 आएगा, और यहाँ से R का वैल्यू निकालोगे L/2√3 आ जाएगा। आर का वैल्यू निकल गया, तुम डायरेक्ट फार्मूला में पुट कर देना, क्या कर देना, बी बराबर μ0I/4πr साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 इसमें लगा देना। बस आर का वैल्यू रिप्लेस करना और साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है
तो 60 डिग्री हो जाएगा। और ये जो होगा L/2/√3 यहाँ पर पुट कर देना, और तुम्हारे पास जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो B बराबर 3/2 म्यू नॉट I/2πL होगा। ये जो फॉर्मूला है भाई साहब किसी एक वर्टेक्स के लिए। लेकिन अगर तुम्हें सेंटर से पूछे तो एक बात बताओ कि मेरे भाई सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं बोलूँ कि ये अगर कोई ट्रायंगल है, ये अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये अगर ट्रायंगल है और इसका ABC वर्टेक्स है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 और इसका कोऑर्डिनेट है x3 y3। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसका सेंट्रोइड क्या होगा तो तुम बोलोगे भाई साहब सेंट्रोइड होता है x1 + x2 + x3/3, कॉमा y1 + y2 y1 + y2 + y3/3। यही तो होता है इसका सेंट्रोइड भाई, यही तो होता है सेंट्रोइड। अगर सेंट्रोइड तुम्हें पता है तो तुम एक बात बताओ किसी एक वर्टेक्स। अब सेंट्रोइड के लिए अगर तुमको पता है तो तुम मुझे ये भी तो बता सकते हो भाई कि जो वैल्यू यहाँ आया था कि B बराबर 3 म्यू नॉट I/2πL, ये ना वैल्यू आया था, ठीक है, ये एक वर्टेक्स के लिए आया। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए कि भाई साहब तुम इसका सेंटर पर निकालो, तो सेंटर के निकालने के लिए तुमको 3 से गुना करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर इस 3 को इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 × 3 म्यू नॉट I/2πL, ठीक है भाई। हालांकि ये आपका एग्जाम में इसका डेरिवेशन नहीं पूछेगा, ना ही इस पर कोई सवाल पूछता है आपसे, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि यह जगह 9 म्यू नॉट I/2πL, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ गई। ये था तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है भाई। समझ में आ गई मेरी बात। अगर बात मेरी समझ में आ गई हो तो एक बार क्या करना है ना, जहाँ बैठे हो वहीं से क्या कर दो, जय श्री राम बोल दो। क्योंकि भाई साहब बहुत दिनों बाद अचानक से इतना ज़्यादा बोलने वाला हूँ, ठीक है, इतना ज़्यादा बोल रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा गर्दन पैनिक कर रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है भाई टॉपिक, अगला है अपना स्क्वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है भाई। स्क्वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है जरा ध्यान देना। इस स्क्वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है जरा देखो। स्क्वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट आप याद कर सकते हो मेरे भाई। मैं आपको बोलूँगा कि मेरे भाई आपके एग्जाम पर ये स्क्वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड नहीं पूछता, ठीक है। एयर फोर्स के रिगार्डिंग ये नहीं पूछता, ठीक है। झूठ मूठ को मैं आपको दहशत नहीं फैलाना चाहता, एयरफोर्स में ये नहीं पूछता भाई, स्क्वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड नहीं पूछता, ठीक है। सर्कल क्या बोलते हैं, सर्कल के लिए पूछ सकता है आपको, ठीक है। सेमी सर्कल के लिए पूछ सकता है, इनफाइनाइट लंबे वायर के लिए पूछ सकता है, ठीक है। इसको अगर आपको देखना हो तो डायरेक्ट आप देख सकते हो B बराबर 4 × √2 म्यू नॉट I/2πL। कैसे होगा क्यों होगा मैं आप अगर ज़रूरी होता तो मैं आपको ये भी बता देता, लेकिन फिलहाल मैं इस पर एनर्जी वेस्ट करने का कोई मतलब बनता नहीं मेरा, ठीक है, इसलिए मैं इसको बता नहीं रहा। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई साहब आपको याद करना चाहिए तो वैसे याद कर लो, लेकिन आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा समरी रिकैप कर लेते हैं भाई, ठीक है, क्या क्या हमने पढ़ा था, ठीक है। अब देखो क्या क्या पढ़ा था, देखो अब बताओ। कंप्लीट सर्किल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, कंप्लीट सर्किल, ये कंप्लीट सर्किल है और इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड B एट अ सेंटर क्या होगा, म्यू नॉट I/2R। मैंने आपको डेरिवेट करके भी बता दिया। फॉर सेमी सर्किल एट अ सेंटर, सेमी सर्किल के लिए मैंने बताया था कि भाई पूरे सर्किल के लिए म्यू नॉट I/2R होता है, तो इसका आधा कर दो तो आ जाएगा 4R। बोलो आ गया बात समझ में, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि 3/4 पूरे सर्किल के लिए क्या होता है, म्यू नॉट I/2R, ठीक है। अगर 3/4 पे पूछे तो 3/4 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 म्यू नॉट I/4 दूना 8R, 8R, ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारे पास। 1/4 सर्किल के लिए पूछे तो तुम बताना क्या भाई साहब, पूरे सर्किल के लिए म्यू नॉट I/2R होता है। 1/4 के लिए पूछ रहा है तो 1/4 से मल्टीप्लाई करा दो, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास आ गया B बराबर म्यू नॉट I/8R, ठीक है, म्यू नॉट I/8R, ये आ गया तुम्हारे पास फॉर्मूला। ये तो तरीका था, ठीक है, पूरे सर्किल के लिए म्यू नॉट I/2R। क्योंकि यहाँ से ये जो सीट है ना भाई, ये सीट को तुम एक बार क्या करना, एग्जाम से पहले भी देखना, अभी भी 2-4 बार देख लेना, 10 बार देखो, लेकिन इसको याद कर लो, ठीक है भाई। इसको याद कर लो, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, फाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए याद कर लो, ठीक है। ये बस इसके लिए मैंने तुम्हें सर्किल का स्क्वायर का नहीं बोला याद करने, ट्रायंगल का नहीं बोला याद करने, सिर्फ सर्किल का और स्ट्रेट वायर का ये बोला मैंने याद कर। अब थियोरेटिकल सवाल तुमको देखना है जो भी मैंने नोट बना के रखा है, ठीक है भाई।
तो ये बात तुम्हारा कंप्लीट सर्किल के लिए हो गया, सेमी सर्किल के लिए हो गया, 3/4 पार्ट ऑफ सर्किल के लिए हो गया, 1/4 पार्ट ऑफ सर्किल के लिए हो गया। ये जो तुम्हारा था मैंने तुमको रिकैप करके बता दिया, ठीक है भाई। देखा, ये होता है भाई नोट्स बनाने का खेल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा और देखते हैं कि भाई साहब इसमें कुछ है क्या। कुछ तो नहीं लग रहा मुझे, ठीक है, मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि मैं कुछ छोड़ रहा हूँ। नहीं, चलो इसमें कुछ नहीं है। अब बस आगे बढ़ते थोड़ा सा, अब आगे से बढ़ते थोड़ा सा और देखते हैं आगे क्या है। देखो आगे ये है भाई कि जैसे ही अगर तुम मुझे बात करते हो, मैं बात करूँ तुमसे कि यदि लूप में केवल एक टर्न हो। देखो भाई अभी मैंने बताया था ना कि लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो किसी एक लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0I/2r, ठीक है, μ0I/2r, यही होता है। बी बराबर इस लूप के लिए, लूप बोलते हैं भाई सर्किल के ही एक पार्ट को बोला जाता है, ठीक है, μ0I। और बहुत सारे लूप हो तो इसी में बहुत सारे लूप हो तो बी बराबर μ0 n लगा दो I/2r। और ये जो n है भाई वो क्या है, नंबर ऑफ टर्न है, नंबर ऑफ टर्न, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न। समझ में आ गई हमारी बात। नंबर ऑफ टर्न है n। बहुत सारे अगर लूप में n टर्न हो, ठीक है, लूप में केवल एक टर्न हो तो μ0I/2r भी लगा सकते हो। लेकिन लूप में बहुत सारे टर्न लगा दिए, लपेट दिए गए, तो तुम बोल सकते हो कि भाई सब μ0 भी हो सकता है। यदि लूप का लेंथ सेम हो, यदि लूप का क्या हो, लेंथ सेम हो और रेडियस डिफरेंट हो, ठीक है, लूप का लेंथ सेम हो, यानी कि लूप का जो लेंथ सेम हो, वो लंबाई जो है सेम है, लेकिन रेडियस क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट है। अगर मान लो कि कोई रस्सी है, ठीक है, रस्सी है मेरे पास 10 मीटर का, दो रस्सी मैंने लिया 10-10 मीटर वाले, ठीक है, एक को मैं इस पेन पर लपेट रहा हूँ, एक को मैं बड़े से गट्ठे पर लपेट रहा हूँ, लकड़ी का गट्ठे। तो बताओ इसका जो रेडियस होगा वो छोटा होगा और उसका जो रेडियस होगा बड़ा होगा। तो वही बात बोल रहा है कि यदि लूप का लेंथ सेम, यानी दोनों तो 10 मीटर का है, लेकिन रेडियस डिफरेंट कर दिया मैंने, एक को इस पर लपेट कर, एक को बड़े इस पर लपेट दो, इस पर लपेट दो। तो इस पर जो लपेटूंगा तो इस पर जो लपेटने के बाद जो आएगा इसका रेडियस, ठीक है, और इसके रेडियस में दोनों में अंतर है भाई। इसका रेडियस छोटा होगा और इसका रेडियस देखो, इस पर लपेटूंगा तो क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है ना। तो इस पर लपेटने का जो रेडियस होगा बड़ा होगा और इसका छोटा होगा। तो लेंथ दोनों का सेम है, रस्सी का दोनों का सेम है, ठीक है। और जैसे मैं तुमको बताता हूँ, जैसे देखो मैं तुमको बताता हूँ, एक मिनट, इसे देखो, ये है तुम्हारे पास, मान लो कि ये लेंथ का लंबाई है, इतना ही लंबाई है, ठीक है, इतना जहाँ से मैंने पकड़ा है इतना लंबाई है, ठीक है, इतना लंबाई। इस लंबाई को एक बार मैं इस पे लपेट रहा हूँ, ठीक है, इस पे लपेट रहा हूँ, ठीक है, ये लो लपेट दिया, लपेट दिया, ये लो लपेट दिया, ये एक लूप बन गया भाई, ठीक है, इतना लूप बन गया। इसका रेडियस देखो अलग अलग होगा, लंबाई तो एक ही है, ठीक है ना, लंबाई एक ही है। चाहो तो मैं इस पर सारा का सारा लपेट दूंगा, देखो इस पर लपेट दूंगा, ये लो, ये लो, लपेट दिया मैंने, देखो हो गया, ये हो गया इस तरीके से। ये बन गया तुम्हारे पास बहुत सारे लूप हुआ, ठीक है, इस पर n टर्न है, ठीक है, और इसका जो रेडियस है बहुत कम है। लेकिन अगर इतने ही लंबाई को मैं कहाँ लपेट दूँ, लंबाई इतना ही लूँगा मैं, लंबाई इतना ही लूँगा जो इतना पकड़ा था मैंने। अब इस लंबाई को मैं इस पर लपेट रहा हूँ, इस बोतल पर लपेट रहा हूँ, तो क्या मेरे भाई देखो यहाँ तक आ रहा है, तो क्या रेडियस में अंतर होगा ना जी। देखो इसका देखो सर्किल कितना बड़ा है, देखो इस पर देखो, दो ही लपेट मारा मैंने, इतना में ख़त्म हो गया था। यानी कि क्या है भाई, इसका रेडियस बड़ा है, लंबाई तो सेम है, रेडियस छोटा और बड़ा है, ठीक है भाई, समझ में आया मेरी बात। तो बस इतना बात आपको पता होना चाहिए कि लंबाई अगर सेम हो, रेडियस डिफरेंट डिफरेंट हो, तो क्या होता है कंडीशन, तो उसके लिए कंडीशन जो होता है तुम्हारे पास वो कुछ इस तरीके का होता है। देखो एक लूप के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो μ0 Ni/2r आएगा, एक लूप के लिए, एक लूप के लिए क्या आएगा, μ0 Ni/2r आएगा। लेकिन अगर बोल दे कि भाई साहब एक से अधिक लूप हो उसके लिए, तो तुम बोलोगे बी डैश जो है वो n² b के बराबर आएगा। जो पहले वाला मैग्नेटिक फील्ड था उसका, और फिर जो नंबर ऑफ टर्न है उसका स्क्वायर कर दो, उसके बराबर आएगा, एक से अधिक लूप होगा तो, ठीक है भाई। रेडियस अलग अलग होगा तो पता है कि भाई जब जिसका रेडियस कम होगा उसमें ज़्यादा टर्न होगा, जिसका रेडियस ज़्यादा होगा उसका कम टर्न होगा। समझ में आ रही है, तो वही बात समझ में आ गई। अगर एक लूप के लिए बात करें, बड़े से रेडियस वाले के लिए बात करें, तो उसमें भाई साहब μ0 Ni/2r लगा देना। लेकिन एक से अधिक के लिए बात करें तो n² b जो पहले वाला आया उसका n² गुना, टर्न के स्क्वायर के गुना वो पहले वाले का मैग्नीट्यूड का क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, वही तुम्हारे पास आंसर। समझ में आई मेरी बात, समझ में आ गई मेरी बात। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और थोड़ा सा, एक मिनट रुक जाओ भाई। ठीक है भाई, तो चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा।
थोड़ा सा परेशानी इसलिए होता है भाई क्योंकि गांव वाला इलाका है, ठीक है। मैंने आपको एक बार फिर रोका था, पहले भी रोका, क्योंकि पता नहीं ये कब अ, कुछ अजीब सा शब्द निकाल दे अपने मुंह से, थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको भी और मुझे भी। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन क्या है, अपना तो काम कर लेंगे। हमें पढ़ना है भाई सॉलिड सिलेंडर के बारे में और हॉलो सिलेंडर के बारे में, कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है हॉलो सिलेंडर के लिए और सॉलिड सिलेंडर के लिए। याद रखना मेरे भाई, हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर में सबसे ज़्यादा पूछने वाला सवाल, हॉलो सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड और बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। एक बात याद रखना भाई, हॉलो सिलेंडर के लिए आउटसाइड यानी बाहर की ओर अगर पूछता है तुमसे, तो मेरे भाई बी बराबर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ध्यान रखना, ठीक है, हॉलो सिलेंडर के लिए। वहीं पर सॉलिड सिलेंडर के लिए भी वही होगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। याद करने का तरीका देखो, सॉलिड और होलो सिलेंडर के लिए आउटसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वो सेम होता है। कितना होता है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ठीक है, याद रखो, कैसे रखोगे, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। लेकिन हॉलो सिलेंडर के लिए इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ही जीरो होता है, ठीक है। लेकिन सॉलिड सिलेंडर के लिए जीरो नहीं होगा, क्या होगा, बी बराबर म्यू नॉट आर जे बाई 2। अब भाई ये जे क्या है, तो जे मेरे भाई ये करंट डेंसिटी है, जे बराबर आई बाई ए, ये है करंट डेंसिटी। और जो एरिया होता है ना मेरे भाई, वो होता है आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो क्या मैं इसको उठा के यहाँ नहीं रख सकता, बी बराबर म्यू नॉट आर जे के लिए आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 2, ये से ये गया तो आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। समझ में आया, यानी सॉलिड सिलेंडर के लिए अंदर भी वही मैग्नेटिक फील्ड होगा, बाहर भी वही होगा, ध्यान रहे, ठीक है भाई। समझ में आ रही है मेरी बात। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ लो, ठीक है। हम्म, हम्म, चलो आगे बढ़ते हैं। इतनी बात हमारी समझ में आ गई। एक बार मैं क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ, ठीक है। म्यू नॉट आर जे बाई 2, जे की जगह आई बाई आर, आई बाई ए, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, आई बाई पाई आर स्क्वायर, आर से आर कटा। हम्म, ये जो आर है ना भाई, वो कैपिटल आर है, ठीक है। तो याद रखना ये जो बी है वो म्यू नॉट आर आई बाई 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर आएगा। आर, ये वाला आर छोटा वाला आर है, ये बड़ा वाला आर है, ठीक है। ये सिलेंडर के नीचे बेस पर जो आर है ना, उसके लिए बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो आर दूरी के लिए बात कर रहे हैं, आर त्रिज्या तो ऊपर की ओर है, सॉरी त्रिज्या नीचे की ओर है, आर जो है वो दूरी की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। समझ में आया मेरी बात, तो इसको याद रखना। कोई चीज़ याद रखो ना रखो, लेकिन मेरा बात एक याद रखो कि मेरे भाई इसको याद रखो, इनसाइड के लिए याद रखो, ठीक है, क्योंकि तुम्हें थ्योरेटी में थ्योरेटिकल सवाल में ये डाल सकता है सवाल, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा। हम्म, चलो आगे बढ़ जाओ। हाँ हाँ हाँ, ना 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 ना, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, सोलेनोइड। भाई ये सोलेनोइड है क्या, सोलेनोइड जैसे आप भाई साहब ये, ठीक है, मान लो कि ये नॉन कंडक्टर है, हालांकि ये कंडक्टर है, करंट मार सकता है इससे, करंट फ्लो कर सकता है इससे। लेकिन अगर मैं इस पे तार का लपेटन 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 कर दूँ, ठीक है, अगर मैं इस पे तार का क्या कर दूँ, लपेटन कर दूँ, तो ये क्या बन जाएगा, सोलेनोइड बन जाएगा, ठीक है। तो सोलेनोइड का मतलब समझ में आया। तो मेरे भाई सोलेनोइड के बारे में ज़रा देख लो यहाँ थोड़ा सा, कि ये जो है सोलेनोइड का लंबाई है एल, ठीक है, ये जो है लंबाई है एल, ठीक। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है बी बराबर म्यू नॉट स्मॉल एन आई होता है, ठीक है। नॉर्मली ये फार्मूला यूज किया जाता है, लेकिन कभी कभी तुम्हें
लपेटनों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्न दे दिया जाता है पर यूनिट लेंथ के हिसाब से। तो तुम्हें उस समय ये फॉर्मूला नहीं, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा भाई, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ये जो एन है वो कैपिटल एन बाई एल होता है। एन क्या है भाई, नंबर ऑफ टर्न, और एल क्या है, लेंथ, कितना बड़ा तुम्हारा सोलेनॉइड है। ठीक है भाई, समझ में आया। अच्छा, थ्योरी के सवाल क्या बन सकते हैं भाई, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड क्या होगा, म्यू नॉट एन आई। मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर क्या होगा, तुम बोलोगे म्यू नॉट एन आई। मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ द सोलेनॉइड, इस एंड पर और इस एंड पर क्या होगा, तुम बोलोगे म्यू नॉट एन आई बाई टू, एक एंड पर म्यू नॉट एन आई बाई टू। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर नहीं होता, जीरो। सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो होता है जीरो। ठीक है भाई, समझ में आई मेरी बात, वेरी गुड, समझ में आ गई। तो चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आप बात करते हैं हम टोरॉइड का। टोरॉइड क्या है भाई, अब इसी सोलेनॉइड को अगर घुमा दिया जाए सर्किल के शेप में, अभी मैंने उस पर लपेटा था, अब उसको सर्किल के शेप में घुमा दिया जाए, टोरॉइड बन जाता है। टोरॉइड का लिए फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट एन आई बाई टू पाई आर। बी बराबर होता है म्यू नॉट एन आई, सॉरी कैपिटल एन आई बाई टू पाई आर। ठीक है भाई। अच्छा, ये जो आर है ना भाई, वो मीन रेडियस है, ए प्लस बी बाई टू। ये कहाँ से मीन रेडियस है भाई, क्योंकि जो टोरॉइड होता है ना वो इस तरीके के रिंग के टाइप का होता है। ठीक है, एक मिनट। टोरॉइड जो होता है वो रिंग के शेप का होता है। ठीक है भाई, और ये जो रिंग है, ठीक है, इसका रेडियस यहाँ से यहाँ दूसरा होगा, यहाँ से यहाँ दूसरा होगा, इसके लिए दूसरा होगा। ठीक है, इसीलिए ए प्लस बी बाई टू मेन रेडियस बोला जाता है इसको, इस आर को। ठीक है। अच्छा, इनसाइड टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, टोरॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। बी एट द बाउंड्री ऑफ एट द बाउंड्री ऑफ सोलेनॉइड है, नहीं यार, ये टोरॉइड होगा। ठीक है, इसको देखना, ये टोरॉइड होगा। ठीक है, ये नहीं, सोलेनॉइड नहीं, टोरॉइड होगा। ठीक है भाई, इसको थोड़ा सा काट लेना, टोरॉइड होगा म्यू नॉट एन आई या फिर म्यू नॉट एन आई बाई टू पाई आर। ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आया मेरी बात। टोरॉइड का म्यू नॉट एन आई बाई टू पाई आर कहाँ होता है, बाउंड्री पे होता है, इस पे होता है। तुम इसके अंदर पूछोगे नहीं, इसके बाहर पूछोगे नहीं, कहाँ होता है, इसके बाउंड्री पे होता है। ठीक है, रुक जाओ एक मिनट, मैं आपको दिखा देता बट है नहीं मेरे पास। थोड़ा सा परेशानी है भाई। ठीक है, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टोरॉइड हो गया अपना। ठीक है, इनसाइड क्या होता है, टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। टोरॉइड के बाहर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। टोरॉइड के बाउंड्री पर क्या होता है, तो भाई साहब टोरॉइड के बाउंड्री पर कांस्टेंट होता है, नियत होता है कितना, म्यू नॉट एन आई बाई टू पाई आर, म्यू नॉट एन आई बाई टू पाई आर। ठीक है भाई, समझ में आ गई मेरी बात। चलो आगे बढ़ दो थोड़ा सा और। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। अब आते हैं, बात करते हैं भाई साहब फोर्स के बारे में, कि भाई साहब फोर्स क्या है। किसी भी इफ अ स्मॉल चार्ज क्यू मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, विद वेलोसिटी v, देन द फोर्स इज एक्सर्टेड कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स बोला जाता है, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहा है। जब छोटे से चार्ज को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ठीक है, वेलोसिटी v के साथ, तब उस पर एक ना चुंबकीय बल कार्य कर रहा होता है। मैंने बताया था ना पहले कि जब भाई आप डायमेंशन निकालो तो वहाँ पर आपको क्यू भी लगाना पड़ेगा, तो डायमेंशन यहीं से निकलता है। ठीक है, तो वो जो फोर्स लगता है ना भाई, ठीक है, वो जो फोर्स लगता है एफ एम बराबर क्यू इंटू बी क्रॉस बी होता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ तुमसे कि भाई साहब एफ एम बराबर यानी कि फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है किसी भी चार्ज पार्टिकल की, देखो
फोर्स दो तरीके का लगता है, एक तो चार्ज पार्टिकल पे लगता है, दूसरा एल लंबाई का अगर कोई रॉड रख दोगे तो उस पर लगता है। दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला होता है। याद रखना, चार्ज पार्टिकल के लिए क्यू आएगा और रॉड के लिए एल आएगा, बी आई एल वाला आता है, ठीक है। इसीलिए इस चार्ज पार्टिकल के लिए मैंने तुम्हें लिख दिया कि एफ एम बराबर क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ठीक है। ये चार्ज पार्टिकल के लिए, यानी एफ एम का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। अब ये फोर्स कैसे कैसे लगेगा तो भाई सब थीटा पर डिपेंड करेगा, ठीक है। थीटा किस तरीके का होगा, अगर मैं बात करूँ कि थीटा जीरो हो, ठीक है। थीटा जीरो कब हो, जब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या चलने लगे, चार्ज चलने लगे, तो उस कंडीशन पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी और इसके मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाए, तो इस कंडीशन पर क्या लगेगा, फोर्स जीरो हो जाएगा। अच्छा, जब चार्ज उल्टे डायरेक्शन में भागे, मैग्नेटिक फील्ड दूसरे डायरेक्शन में हो, तो ऐसे कंडीशन पर जो तुम्हारे पास मैग्नेटिक फोर्स लगता है तब भी क्या होता है, जीरो होगा। कंडीशन भाई साहब जब साइन थीटा जीरो हो, यानी कि थीटा क्या हो, 0 डिग्री हो, या तो पैरेलल चले या फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में चले, दोनों ही कंडीशन पर फोर्स क्या लग रहा होगा, जीरो लग रहा होगा। तो याद रखना, जब भी किसी चार्ज को v वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स का नाम होता है मैग्नेटिक फोर्स। अब वो मैग्नेटिक फोर्स कैसे होता है, एफ बराबर क्यू बी बी साइन थीटा होता है, ठीक है। अगर थीटा यानी कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो डायरेक्शन है एक दूसरे के पैरेलल हो तब भी फोर्स जीरो हो जाता है, दूसरे के विपरीत हो, एक दूसरे के विपरीत हो, अपोजिट हो, ऐसे कंडीशन पर भी क्या लगता है, फोर्स जीरो हो जाता है, ठीक है भाई। अच्छा, अगर मैं तुमसे बात करूँ कि मेरे भाई एक बात बताओ क्या, कि जब फोर्स जो है वेलोसिटी यानी कि ये क्या बोलते हैं, ये नहीं, बी बी एफ बराबर की, जब साइन थीटा क्या हो, पॉजिटिव हो जाए, साइन थीटा क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, यानी 90 डिग्री हो जाए, साइन थीटा कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो साइन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी वैल्यू 1, यानी इस समय मैक्सिमम फोर्स लग रहा होगा। वेलोसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है और वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल कुछ इस साइड है, ठीक है, इस तरीके का। तो भाई 90 डिग्री बन रहा है, या बी है और ये भी है चार्ज पार्टिकल, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। जैसे 90 डिग्री बनेगा तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा, क्या होगा, एफ बराबर क्यू भी, ठीक है, साइन 91 हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ से कुछ थ्योरेटिकल सवाल आते हैं भाई, जो कि बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ठीक है। वो सवाल क्या है भाई, कि फोर्स विल नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। क्या वो फोर्स फोर्स वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकता है क्या, जिस वेलोसिटी से जा रहा है उस चार्ज उस मैग्नेटिक फील्ड में, क्या उसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकता है क्या, तो बोलोगे नहीं भाई, फोर्स जो है वेलोसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकता, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को चेंज ही नहीं कर सकता, यानी कि वेलोसिटी का जो परिमाण हो उसको चेंज कतई नहीं कर सकता, कौन, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स नहीं चेंज कर सकता। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी विल ऑलवेज रिमेन सेम, ऐसे कंडीशन पर हमेशा ही भाई साहब देखो, चलती हुई चीज़ में जो जो ऊर्जा होती है ना भाई, घूमता हुआ चीज़, चलता हुआ चीज़, ऐसा कोई चीज़ है तो उसमें जो ऊर्जा होता है ना भाई, वो होता है काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसे कंडीशन पर जब फोर्स लगता है ना किसी भी चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर, जो फोर्स लगता है जिसको मैग्नेटिक फोर्स बोला जाता है, तो उस कंडीशन पर काइनेटिक एनर्जी हमेशा ही सेम होता है, जो गतिज ऊर्जा है वो हमेशा ही नियत रहता है भाई, याद रखना, यहाँ से थ्योरेटिकल सवाल बनता है। दूसरा, हेंस नो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज, ठीक है, हेंस नो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज, यानी कि कोई भी कार्य नहीं होता उस मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा उस चार्ज पार्टिकल पे, उस चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स, कोई कार्य नहीं किया जाता, कोई वर्क ही नहीं पॉसिबल है भाई साहब, जब काइनेटिक एनर्जी विल से रिमेन सेम होता है, फोर्स विल नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, पहला कंडीशन भाई साहब। दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन, तीनों कंडीशन थ्योरिक वाला है, बहुत बेहतरीन है भाई साहब, लोग इसका क्वेश्चन सवाल बना के लाते हैं, मैंने इसे नोट पॉइंट में आपको बता दिया भाई साहब, ठीक है। फोर्स वेलोसिटी मैग्नीट्यूड
वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकता। काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज रिमेन सेम होता है इस कंडीशन पर। हैंस नो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इन चार्ज, चार्ज पर कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा। ठीक है भाई, इतनी बात हमारी क्लियर है। चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब बात कर लेते हैं हम मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर मान लो कि किसी सर्किल में अगर कोई मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, किसी चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तो मेरे भाई यहाँ पर जो इसको क्या बोलते हैं उसको बैलेंस करेगा, वो जो होगा वो होगा तुम्हारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है mv²/r होता है, सब जानते हो Fm बराबर mv²/r, Fm बराबर ये जो मैग्नेटिक फोर्स है कौन बैलेंस कर रहा होगा, mv²/r यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, या फिर तुम ऐसे बोल सकते हो Fm बराबर Fc। यहाँ से अगर आगे बढ़ोगे तो Fm यानी मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है QVB मैक्सिमम फोर्स बराबर mv²/r। एक भी से एक भी को उड़ा लो, बच जाएगा QB बराबर mv/r। अगर मैं यहाँ से r निकालना चाहूँ तो mv/ क्या आ जाएगा QB। ठीक है भाई, क्या आ जाएगा mv/QB आ जाएगा। तो तुमको ही पता है भाई कि mv/QB आ जाएगा, r बराबर mv/QB। ये फॉर्मूला बहुत ही मस्त वाला है भाई, r बराबर mv/QB। ठीक है, याद रखना। यहाँ से तुमसे सवाल बनाता है भाई, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है ये, आर जो है सर्कुलर पाथ का रेडियस है, जिस पाथ में घूम रहा है ना उसका रेडियस है। ठीक है भाई, समझ में आई हमारी बात। तो चलो आगे थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि भाई साहब रेडियस तो पता चल गया हमें, अब बात करना है हमको इस रेडियस को थोड़ा सा डिराइव करके भाई साहब क्या क्या चीज़ हमें मिल सकता है। तो देखो हमको क्या मिला कि मुझे एक चीज़ मिला कि r बराबर mv/QB होता है, तो मुझे पता है जो कि मैंने अभी बताया कि r बराबर m/v/QB होता है। क्या मैं इस mv को मोमेंटम नहीं बोल सकता, क्या p नहीं बोल सकता? तो बोलोगे एकदम बोल सकते हो यार, p बराबर QB। ठीक है, क्या मैं इस मोमेंटम को √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी बाई क्यू भी नहीं बोल सकता? क्या बोलोगे एकदम बोल सकते हो भाई। तो ये जो फार्मूला है ना 2m/e², ये तुम्हारे पास ये भी बहुत बेहतरीन फार्मूला है भाई, आर से ही निकलता है। ठीक है, तो याद रखना इस चीज़ को, इसको याद रखना। पी के जगह पर क्या लिख सकते हो तुम, √2m/e² यानी कि काइनेटिक एनर्जी बाई क्यू बी। ठीक है, अच्छा इसको और आगे थोड़ा सा इलोंगेट करोगे तो आ जाएगा √2m इंटू डेल वी बाई क्यू बी। ये जो भाई साहब के ई है उसी को बुलाता है क्यू डेल वी। ठीक है, इसको के ई को मैंने क्यू डेल वी लिखा। ठीक है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, आपको भी दिख रहा होगा। ठीक है भाई, समझ में आया। अच्छा, ये डेल्टा वी क्या है? डेल्टा वी क्या है मेरे भाई? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस है। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है? डेल्टा वी की जो है वो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है भाई, समझ में आया। दूसरा टाइम पीरियड की अगर बात करें तो तुमको पता है कि भाई साहब टाइम पीरियड होता है क्या? टाइम क्या होता है? टाइम होता है मेरे भाई दूरी दूरी अरे यार दूरी बटा चाल। टाइम पीरियड होता है दूरी बटा चाल, यानी 2πr/चाल क्या भी 2πr/चाल 2πr/v यानी 2πr/v। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हो t बराबर 2πm/qb। ठीक है, अच्छा v की जगह पर तुम लिख सकते हो इसको 2πm/qb। ठीक है, t बराबर 2πmb। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है t बराबर 2πr/v, 2π इस r को mb/qb लिखा, नीचे भी लिखा, b से भी उड़ा दिया, mb/qb आ गया, जो कि फार्मूला तुम्हारे पास बन गया 2πm/qb। ठीक है, अच्छा से पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा तुमको। फ्रीक्वेंसी देख लो भाई, सबको पता होता है qb/2πm, जो कि बेसिक है, बच्चे यही सब पढ़ते हैं। लेकिन जो मैंने पहले पढ़ा दिया वो चीज़ बाद में पढ़ते हैं, बाद में भी क्या पढ़ेंगे भाई, सबको पढ़ाने वाला तब में पढ़ेंगे, है ना। फ्रीक्वेंसी है बराबर qb/2πm। एंगुलर वेलोसिटी ज़रा सा देख लेना। ठीक है, मैंने फॉर्मूला डिराइव कर करके रखा है। ठीक है, qb/m। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाए। अरे यार रुक जाओ, अब देखो लॉरेंज फोर्स के बारे में। भाई साहब लॉरेंज फोर्स क्या है? तो लॉरेंज फोर्स कुछ नहीं है भाई साहब, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, किसी भी चार्ज पार्टिकल पे एक ही समय में दोनों ही फोर्स लग जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड के के कारण दोनों पर फोर्स लगे, तो उसी को लॉरेंज फोर्स बोला जाता है। नहीं एफ नेट जो होता है भाई, एफ नेट
एफ नेट जो होता है वो होता है एफ एम, मैग्नेटिक फोर्स, प्लस एफ ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है वो। ठीक है भाई, इसी को लॉरेंज फोर्स बोला जाता है। आगे बढ़ो, आगे क्या है भाई, आगे ये है कि भाई साहब हमसे पूछा गया कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे निकाला जाएगा। जो फोर्स लगा किसी भी मैग्नेटिक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो उस पर फोर्स लगा। तो जब फोर्स लगा तो भाई साहब उस फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकलेगा। ठीक है, जब किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा तो इस कंडीशन पर हमें निकालना है कि भाई साहब मुझे एक बात बताओ कि उस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, कैसा लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा। तो कितना लगेगा तो वो तो मैंने निकाल के बता दिया कि भाई साहब क्यू बी साइन थीटा से निकलेगा, लेकिन किधर लगेगा। तो भाई साहब उसके लिए फ्लेमिंग भाई साहब है, कौन आया, फ्लेमिंग आया। ठीक है भाई, कौन आया तो तुम बोलोगे फ्लेमिंग आए। फ्लेमिंग आके क्या बोले भाई साहब, फ्लेमिंग अपना लेफ्ट हैंड थंब रूल देखेगा। क्या देखेगा, लेफ्ट हैंड थंब रूल देखेगा, लेफ्ट हैंड थंब रूल। ठीक है भाई, लेफ्ट हैंड थंब रूल। लेफ्ट हैंड थंब रूल में क्या हुआ कि भाई साहब कुछ तरीके इस तरीके का होता है, इसको बोला जाता है एफ, इसको बी और इसको आई। देखो जो तुम्हारे तरफ हो ना उसको ये मिडिल फिंगर तुम्हारे तरफ है, मैंने आई, एफ ऊपर की ओर है, एम एम एफ बी बी आगे की ओर, और ये आई मैं एफ बी आई, एफ बी आई यानी फोर्स, फोर्स बी मैग्नेटिक फील्ड और आई डायरेक्शन, करंट, करंट का डायरेक्शन। देखो थंब जो देता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स देता है, जो फोर्स लगा वो मैग्नेटिक फोर्स का। इंडेक्स यानी ये वाला फिंगर इस तरीके का, ये फिंगर क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। और मिडिल फिंगर क्या देता है, करंट का डायरेक्शन देता है। समझ में आ गया। तो लॉरेंज फोर्स के बारे में अपना यहीं से पता चल जाएगा भाई। हाँ एक सेकेंड रुकना। देखो लॉरेंज फोर्स अभी मैंने बताया आपको कि लॉरेंज फोर्स क्या है भाई। लॉरेंज फोर्स वही है जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लॉरेंज फोर्स एफ बी बराबर क्यू बी क्रॉस बी, यानी कि ये क्या कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स। दोनों को ही जब जोड़ दिया जाए तो लॉरेंज फोर्स बोला जाता है एफ बराबर क्यू इंटू ई वैक्टर प्लस बी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। ये जो होता है लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, या फिर तुम उसको ऐसे भी लिख सकते हो इस तरीके से, एफ ई प्लस एफ बी वैक्टर, या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हो, यही है लॉरेंज फोर्स। ठीक है भाई, क्या है लॉरेंज फोर्स। ठीक है, समझ में आए। अच्छा साइक्लोरोटोन क्या है भाई, साइक्लोरोटोन एक ऐसा युक्ति है भाई साहब, एक डिवाइस तुम बोल लो। ठीक है, एक डिवाइस है जो एक्सेलरेट करता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। ठीक है, जैसे अल्फा पार्टिकल हो गया, न्यूट्रॉन्स हो गया, इस तरीके का पार्टिकल को क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेट करने के लिए एक जरूरी होता है एक मशीन का, जो मशीन है साइक्लोरोटोन। ठीक है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ साइक्लोरोटोन क्या होता है भाई साहब, याद रखना, क्यू बी बराबर क्यू बी आर बाई एम, बी बराबर क्यू बी आर बाई एम। तो यहाँ से तुमको एक चीज़ याद रखना होगा, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। यानी वेलोसिटी जो होता है रेडियस के, यानी कि साइक्लोरोटोन का जो रेडियस होगा ना, जो उसका जो पाथ का जो रेडियस होगा, उस चार्ज का जो पाथ का जो रेडियस होगा वो वेलोसिटी के सीधा समानुपाती होता है, वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और ये आर जो होगा एम बी बाई क्यू बी होता है, तुमको भी पता है भाई। ठीक, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी अगर हम निकालते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भाई साहब क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। बी के जगह पर क्या रख दो, क्यू बी आर बाई एम, के ई बराबर 1/2 एम। बी के जगह पर क्या रख दो, बी के जगह पर क्यू बी आर बाई एम का होल स्क्वायर रख लो। तो के ई बराबर क्या आ जाएगा, के ई बराबर आ जाएगा तुम्हारे पास 1/2 एम क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। ये से ये गया तो मेरे पास बच गया के ई बराबर, के ई बराबर क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर 1/2 क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एम एम। ये अपने पास फॉर्मूला आ गया काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से तुमसे रिलेशन पूछ सकता है ये काइनेटिक एनर्जी किसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, अच्छा फोर्स ऑन ए करंट करेंट कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। अब बात करते हैं, देखो भाई साहब अब क्या किसके बारे में बात करेंगे हम, तो बात करेंगे भाई साहब अब पूरे के पूरे कंडक्टर के बारे में बात कर रहे होंगे। जैसे कि किसी भी रॉड के ऊपर देखो स्मॉल पॉजिटिव चार्ज के लिए जो फोर्स लगता था ना वो क्यू बी साइन थीटा लगता था, लेकिन रॉड के कारण जो लगेगा वो बी आई एल साइन थीटा लगेगा, बी आई एल साइन थीटा। ठीक है भाई, बिल बिल साइन थीटा, क्वाब साइन थीटा। ठीक है, क्यू बी साइन थीटा। ठीक है भाई, बिल साइन थीटा, क्यू बी साइन थीटा। ठीक है भाई, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं।
ठीक है। मैं आपको बताना चाह रहा था कि डायमेंशन कैसे निकालना, तो भाई डायमेंशन इसी से निकल सकता है, एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा से निकाल सकते हो। ठीक है, मैंने पहले भी आपको लिख कर रखा है, एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा से निकाल सकते, एफ बी क्यू वी बी से निकाल सकते हो, या फिर एफ बराबर बी आई एल से भी निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ से बी का डायमेंशन तुम निकाल सकते हो। ठीक है, निकालना कैसे भाई, बी बराबर एफ बाई क्यू इंटू वी, वी क्या है वेलोसिटी, एफ क्या है फोर्स, और क्यू क्या है चार्ज। तो एफ के लिए क्या हो जाएगा, फोर्स m1 L1 T-2, और नीचे क्या हो जाएगा क्यू के लिए IT यानी A1 T1 इंटू वी के लिए मीटर पर सेकंड होता है यानी L1 T-1। अब इसको ऊपर नीचे करके कर लो, काम खत्म। L1 T-1 ई से ही कट जाएगा, ई जाएगा T-3 हो जाएगा, M1 T-1 प्लस 1 इतना घट गया, T-2 ऊपर बच गया, A-1 ऊपर आ गया, तो M1 T-2 A-1 ये इसका क्या आ जाएगा, तुम्हारे पास डायमेंशन आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया मेरे पास। चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा, अब बात करते भाई साहब सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला, आज का सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला इस सीट का है। आज का क्या बोलूँ भाई साहब, इस चैप्टर का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, देखो क्या है कि भाई साहब फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, जब भी दो करंट कैरिंग कंडक्टर को आसपास रखोगे ना, पैरेलल ही रखोगे, तो उस पर एक भी फोर्स लगता है। ठीक है, ठीक है, जब करंट सेम डायरेक्शन में जाता है ना, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। जब दो, मेरे पास कुछ है ही नहीं, जैसे देखो ये दो फोन है, दोनों को हमने पैरेलल रखा, जब पैरेलल मैंने रखा तो इन दोनों को पैरेलल रखा, तो जब करंट इसमें भी ऊपर की ओर जा रहा है, इसमें भी ऊपर की ओर जा रहा है, जब दोनों ही एक डायरेक्शन में करंट जाएगा ना, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जब दोनों का करंट एक दूसरे के पैरेलल, दोनों एक दूसरे के कंडक्टर, दोनों कंडक्टर एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, दोनों पैरेलल है और दोनों में करंट ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों में डायरेक्शन क्या है करंट का सेम है, ऐसे कंडीशन पर दोनों कंडक्टर आपको उसमें अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन अगर बात करूँ कि इसमें करंट है वो नीचे की ओर जा रहा है, इसमें ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन पर भाई साहब दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। बात समझ में आया, तो रिपेल और अट्रैक्ट का मतलब समझ में आया। तो इन दोनों के बीच एक फोर्स भी लगता है। ठीक है, फोर्स क्या लगता है, एफ बराबर μ0/4π2I1I2/d इंटू एल। ठीक है, तुमसे ये नहीं पूछता कि फोर्स क्या लगेगा दोनों पैरेलल वायर के बीच, नहीं, तुमसे पूछेगा फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा। ये फॉर्मूला बहुत पूछा गया है भाई साहब, और इस पर सवाल भी पूछा गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ। बस क्या करना है, इस लेंथ को यहाँ पर डिवाइड कर देना है, ये फॉर्मूला आ जाएगा μ0/2 और 2I1I2/d, खत्म कहानी भाई साहब। तुमसे ये नहीं पूछता कि फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर क्या होगा, नहीं, तुमसे पूछता है फोर्स बिटवीन, नहीं, फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछता है तुमसे। ठीक है, नोट में देखो मैंने बता दिया, करंट इन सेम डायरेक्शन, जब डायरेक्शन सेम हो तो अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को, करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिपेल करेगा एक दूसरे को। आ रही बात मेरी समझ में। चलो टॉर्क की बात कर लेते हैं भाई। टॉर्क क्या है, टॉर्क मेरे भाई टाउ होता है, टाउ से ऐसा डिनोट किया जाता है, टाउ बराबर एम क्रॉस बी होता है, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। एम क्या है मेरे भाई, ये है भाई सब मैग्नेटिक मोमेंट, डाइपोल मोमेंट इसको बोला जाता है, एम बराबर एन ए आई। ठीक है, एन ए आई ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। या फिर इसी को बोल सकते हो, जब तुम इसको इलोंगेट करोगे तो एम बी साइन थीटा आ जाएगा, और इसको जब इलोंगेट करोगे तो बी आई एन ए साइन थीटा आएगा। ठीक है, लोग इसको बीना साइन थीटा के नाम से जानते हैं। टाउ बराबर होता है BINA साइन थीटा, बीना साइन थीटा, टाउ बराबर। ठीक है भाई, समझ में आ गए इतनी बात। तो ये है टॉर्क का फॉर्मूला। वर्क डन क्या होगा भाई साहब, वर्क डन होता है W बराबर MB इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा माइनस का होगा, U बराबर माइनस का MB कॉस थीटा। ठीक है भाई, ये भी तुम याद करके रखो। ठीक है, सवाल पूछा जाता है, डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा आगे। आगे क्या है भाई, आगे जो है तुम्हारे पास, अच्छा ये जो है तुमको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। चार्ज पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन व्हेन मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स। देखो जब चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में, जब मैग्नेटिक फोर्स इक्वल, जब मैग्नेटिक फोर्स जो होता है ना इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होता है, तो चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलने लगता है, यानी कि FM बराबर FE होगा। तो इस तरीके का जो पाथ होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन का पाथ होगा। जो चार्ज का पाथ होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन का पाथ होगा। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल जाता है, V बराबर E/B। ये जो रिलेशन है मेरे भाई, बहुत बच्चे को पता नहीं होगा, लेकिन उसको डायरेक्ट याद करते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकता है, C बराबर E/B।
सी क्या है, प्रकाश का वेग। सी बराबर क्या होता है, लाइट। लाइट का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कभी कभी इसका भी यूज आ जाता है, ठीक है। सी बराबर E/B, याद रखना। पार्टिकल गोज इन स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में कवर करता है ना अपना पाथ को, तो सी भी लिखा जा सकता है इसको, बी बराबर E/B, एक रिलेशन आता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम। अब क्या बोल रहा है, इन दैट सिचुएशन ऑफ सेम काइनेटिक एनर्जी रेशियो ऑफ रेडियस प्रोटॉन ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। डायरेक्ट याद रखना भाई, डायरेक्ट याद रखना, क्योंकि मैंने ये नोट करके इसलिए लिखा है ना, क्योंकि भाई साहब इसको लोग ड्राइव नहीं करना चाहते। ड्राइव इसलिए नहीं करते क्योंकि भाई साहब अच्छा बात नहीं है ड्राइव करना, आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा इसको। रेडियस ऑफ प्रोटॉन, रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन और रेडियस ऑफ अल्फा इन द सिचुएशन ऑफ सेम काइनेटिक एनर्जी का सेम सिचुएशन में क्या होता है, रेडियस प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का और अल्फा पार्टिकल कहता है 1√2 × 1 1:√2 ठीक है, याद रखना इस चीज़ को भी। अब देखो मैग्नेटिक फोर्स, नोट में द मैग्नेटिक फोर्स एक्सेलरेट्स द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। द मैग्नेटिक फोर्स एक्सेलरेट द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो एक्सेलरेट करता है, यानी कि त्वरित करता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को, यानी कि जो भी धनात्मक चार्ज को हमने जो रखा है परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है, उसको एक्सेलरेट करता है। कौन, मैग्नेटिक फोर्स। जो भी मैंने नोट पॉइंट बना के रखा है ना मेरे भाई, उसको आप याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है भाई, ठीक है। फिर वहाँ आप तुम सोचोगे क्या यार क्या बोल के। द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सेलरेट द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इन सेम डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये जो दो नोट है ना भाई, तुम याद रखना बच्चे, यहाँ से नीट में से सवाल आता है, ठीक है। नीट में ऐसा सवाल देखो, कैसा थ्योरी का सवाल बना। मैग्नेटिक फोर्स एक्सेलरेट करता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो ध्यान देना, मैग्नेटिक फोर्स ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वो क्या करता है, एक्सेलरेट करता है परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसके डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। लेकिन वही जब इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सेलरेट करता है तो वो क्या करता है, पार्टिकल इन सेम डायरेक्शन, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो एक्सेलरेट करता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को उस सेम डायरेक्शन में करता है, यानी पैरेलल करता है भाई। देखना इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करता है, पैरेलल करता है, और मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है, परपेंडिकुलर एक्सेलरेट करता है। भाई याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड में किस तरीके से एक्सेलरेट करता है मैग्नेटिक फोर्स, परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरीके से, तो पैरेलल, इन सेम डायरेक्शन। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट का, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा इस चीज़ को, ठीक है। इस तरीके से आपको कोई नहीं बता पाएगा। मैग्नेटिक फोर्स किस तरीके का होगा, किस तरीके से एक्सेलरेट करेगा, परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरीके से करेगा, पैरेलल करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है भाई। अच्छा एक नोट जो है, रेडियस डिफ्लेक्शन के बराबर होता है चार्ज पार्टिकल का, जो पाथ का जो रेडियस होता है वो डिफ्लेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये भी याद रखना, ठीक है। लास्ट नहीं, अब नहीं, बस इतना ही, बस लास्ट था भाई। आपको कितना अच्छा लगा सवाल और इतना सारा जो भी चीज़ था, आप मुझे एक बार बताना, ठीक है भाई। क्योंकि आपके कमेंट से मुझे थोड़ा सा एनर्जी आ रही है, और मैं मॉडर्न फिजिक्स का, भाई सब मैंने बताया ना कि मॉडर्न फिजिक्स मेरा बहुत बेहतरीन चैप्टर रहा है, ठीक है। और जो भी है आपको मैं बताना का कोशिश करूँगा कि भाई साहब आपके सवाल कहाँ कहाँ से आएंगे, ठीक है भाई। तो आज के लिए मैं बस इतना ही रखूँगा। मॉडर्न फिजिक्स में जब हम चलेंगे तो मेरे भाई बहुत लंबा कहानी चलेगा उसमें, ठीक है। लंबे का बात कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा बेहतरीन लेवल का कॉन्सेप्ट आपके पास जो कि आपने कभी पढ़ा नहीं, ठीक है, जो आपके पास इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, ठीक है। तो उन तरीके से मैं आपको बताऊंगा, जो भी तरीका जो मुझे लगता है कि भाई साहब अच्छा है ना। जहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा थ्योरी के सवाल, जैसे कि आज आपने देखा ही कि थ्योरी के भी सवाल कितने अच्छे अच्छे बनाए मैंने, ठीक है। और इस तरीके का देखो भाई, ये नोट मेरे नोट्स है, मैंने खुद से नोट्स बनाए, क्योंकि जो भी एग्जाम्स में जो सवाल पूछते हैं भाई साहब बुक बहुत सारे लिखा गया है, ठीक है। अब अगर बुक में से सारे चीज़ पढ़ोगे ना तो तुम सोचोगे यार ये कितना ज़्यादा पढ़ना है यार। देखो, और मैंने जो तुम्हें पढ़ाया कंसाइज वे में, जो चीज़ तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है वही चीज़ मैंने लाया, ठीक है।
वही चीज़ जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, रिगार्डिंग तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उसी चीज़ पर मैं डायरेक्ट हिट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। जो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल नहीं था, मैंने उसको बोला कि भाई तुम उसको हटा लो, ठीक है। बाकी बात जो भी है आपके सामने में, कितना बढ़िया क्लास लगा होगा, आप मुझे एक बार कमेंट करके, मुझे पढ़ा के भाई साहब, मैं बता रहा हूँ कि मुझे पढ़ा के बहुत ही खुशी हुई आज के सिलेक्शन में, मज़ा आ गया। बेशक मेरा थोड़ा सा गला बैठेगा, लेकिन आज फर्स्ट दिन, मतलब बहुत दिन बाद मैं, मतलब लगातार मैं बोल रहा था, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। बट जो भी है, अंदर से बड़ी खुशी हुई है कि भाई साहब आज मज़ा आया, लेकिन बनाने में यह भाई साहब मज़ा आया सही में। लेकिन आपको कैसा लगा आप एक बार कमेंट जरूर करना भाई साहब, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार भाई साहब कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। और अपने दोस्तों तक पहुंचा दो भाई साहब, क्योंकि आप हो तो मोटिवेशन हमारा है। चलो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, आपसे मिलूंगा मैं अगले लेक्चर में, जहाँ हम करेंगे भाई साहब मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत। और उस मॉडर्न फिजिक्स में आपको मैंने बता ही दिया कि भाई साहब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, एटम्स, न्यूक्लियाई, ये सारा का सारा चीज़ हम बात वही करेंगे, ठीक है। पहले मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर एटम या फिर न्यूक्लियाई, देखो भाई साहब मेरे पास कंटेंट की कमी नहीं, मैंने कंटेंट बना रखा है सब कुछ। बशर्ते बात यह है कि बहुत बड़ा चैप्टर है ये, लगभग मुझे लग रहा है कि 3-4 घंटे का चैप्टर है भाई साहब, लगातार 3-4 घंटा बोलना, मेरे पास एनर्जी स्टोर करना पड़ेगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि भाई साहब लूँगा, या तो अलग अलग क्लास कर दूँगा, ठीक है, और नहीं तो भाई साहब एक ही में वन शॉट, अगर जिस दिन दिमाग फिर उस दिन लेके आ जाऊँगा आप सभी के लिए भाई साहब। लेकिन आपका मेहनत, मेरी मेहनत, दोनों ही रंग लाए आपके एग्ज़ाम में। तब तक के लिए मेरे भाई आशा करता हूँ आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहो, ठीक है। इस बार रिजल्ट एक बार मस्त तरीके से, इस बार फिजिक्स में भाई साहब 20 आउट ऑफ 25 इतना तो कम से कम कर लो भाई, मस्त एकदम तरीके से। चलो ठीक है, चलो बस आज के लिए इतना ही, चलता हूँ। आशा रहेगी आप कमेंट जरूर करो, सब्सक्राइब कर लेना भाई। चलो ठीक है, जय हिंद मेरे भाई, बाय बाय।